नमस्कार आप सबको। पुनः एक बार मेरा नमस्कार। हम इस सत्र को प्रारंभ करते हैं। समय हो चुका है, नियमानुसार हम लोगों को इसको प्रारंभ करना ही होगा। मैं स्वागत करता हूं डॉक्टर बनवारी लाल जी नाटिया साहब का। आप गुरुजी हैं, शिक्षक हैं। डॉक्टर साहब नमस्कार, बहुत बहुत आपका स्वागत है। आप अध्यक्ष हैं अध्यापक शिक्षण परिषद एनसीटीई, जिसको हम बोलते हैं एक्चुअली उसका जो सबसे परिचित नाम एनसीटीई है, एनसीटीई एनआरसी के आप नॉर्दर्न रीजन कमेटी के अध्यक्ष है, चेयरमैन साहब है। मैं स्वागत करता हूं आज के अध्यक्षीय उद्बोधक डॉक्टर रविंद्र महादेवराव कडू सर का। आप शिक्षक हैं, आप एनसीटीई के वेस्टर्न रीजन कमेटी पश्चिम क्षेत्रीय समिति के अध्यक्ष हैं। मैं स्वागत करता हूं माननीय मुकुल जी और मेरे गुरु श्री मुकुल कारेटकर जी का, जो कि अखिल भारतीय संगठन मंत्री हैं भारतीय शिक्षण मंडल में। और हम लोगों तो जिसका मैंने ये कहा कि हम लोग शिक्षक हैं, पेशे से शिक्षक हैं, हमारा रोजगार शिक्षक है, हम सारे शिक्षकों के शिक्षक। मैं मुकुल जी का स्वागत करता हूं, आप सबका स्वागत करता हूं। मेरे साथ इस वक्त पैनल पे प्रतिभागी 157 दिख रहे हैं, ये बढ़ते जाएंगे। मुझे उम्मीद है आप सबसे मैं कह सकता हूं कि अभी मेरे पास 450 से अधिक रजिस्ट्रेशन इसी पे ही जूम में ही है। तो आप सबका और वो सारे समस्त कुलपतिगण जिनका मैंने अनुरोध किया और जो जुड़ते जाएंगे, मुझे यहाँ दिखते जाएंगे, मैं उन सबका स्वागत करता हूँ। और हम सबसे बढ़कर उन सारे शिक्षकों का जो विद्यार्थियों से जीवंत संपर्क रखते हैं, विद्यार्थियों के बीच में प्रतिदिन प्रतिक्षण रहते हैं, उन सारे शिक्षकों का वो इसलिए भी श्रद्धा के पात्र हैं, सम्मान के पात्र हैं कि इस देश में 31 करोड़ विद्यार्थी स्कूल शिक्षा में अध्ययनरत हैं। उन 31 करोड़ विद्यार्थियों को पिछले एक साल में इतनी कठिन परिस्थितियों में संभालने का काम, ये 31 करोड़ लगभग 2 या 3 देशों की कुल आबादी से ज्यादा 31 करोड़ विद्यार्थी हमारे स्कूल शिक्षा में अध्ययनरत हैं। उसको संभालने वाले महान शिक्षकों को मेरा सम्मान पूर्वक नमस्कार। आज का जो सत्र आयोजित है, ये भारतीय शिक्षण मंडल, नीति आयोग और डॉक्टर सीवी रमन विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश के सहयोग से ये सत्र हो रहा है। इस सत्र में जो वक्ता हैं उन सबको मेरा प्रणाम, आप सबको प्रणाम। देखिए, आप सब परिचित हैं, मैं आप लोगों के विषय में विषय विशेषज्ञ के रूप में, किसी ज्ञाता के रूप में अपने विचार बिल्कुल नहीं रखूंगा। एक विद्यार्थी के रूप में अपने विचार यहाँ रखूंगा। उसके बाद हम लोगों को मार्गदर्शन के लिए आप लोग हमारे साथ में उपस्थित हैं। शिक्षक इस राष्ट्र की निर्माण की धुरी है, वो केंद्र है जहां से राष्ट्र निर्माण की परिकल्पना प्रारंभ होती है। इसलिए शिक्षक को सही दिशा मिले, सही सहयोग मिले, सही मार्गदर्शन मिले, उसके लिए बनी हुई संस्था एनसीटीई है। जो एनसीटीई इस पूरे शिक्षक शिक्षण को नियंत्रित करती है। एनसीटीई में कुछ अभी परिवर्तन हुए हैं, जिनका स्वागत 2018 में हुए हैं, जिनका हम लोगों ने सबने स्वागत किया है। 2020 कितना ही कठिन निकला हो, लेकिन हम लोगों के सौभाग्य से 2 बड़ी बातें हुई हैं। उसमें से एक बड़ी बात नई शिक्षा नीति का हम लोगों के बीच में प्रकट होना है, आना है। नई शिक्षा नीति ने सब कुछ बदल दिया। देखिए, पुरानी क्या हुआ था, कैसे हुआ था, उसे क्यों नहीं ठीक किया गया, इस पे बात करने की अपेक्षा नई शिक्षा नीति ने हमारे को नई दिशा दी है। देश को बदलने का एक बहुत महत्वपूर्ण क्षण आ गया है, जो शिक्षकों के हाथ में है, जो हमें मिल चुका है। नई शिक्षा नीति में मातृभाषा में शिक्षा, शिक्षा की प्रायोगिक विधि, शिक्षा में अनुसंधान विधि, शिक्षा में भारतीय दर्शन की बात या अन्य ऐसी बातें, मल्टीपल एग्जिट जिसको हम कहते हैं, उसमें शिक्षा की भारतीयता की बात है। जहाँ एनसीटीई के परिवर्तन है कुछ, वहां शिक्षा की भारतीयता की बात है। तो मुझे ऐसा लगता है एनसीटीई के परिवर्तन और नई शिक्षा नीति के प्रकाश में कई शिक्षकों से मेरी जो बात होती है, चाहे वो शिक्षा के हो चाहे स्कूल शिक्षा के हो, जो बातें हमें सुनाई देती हैं, उसके बाद मैंने अनुरोध किया था माननीय एनसीटीई के अधिकारियों से, वो हमारे समक्ष उपलब्ध है। और मैंने भारतीय ज्ञान परंपरा को जो जीते हैं, जो भारतीय शिक्षा को उस दर्शन तक ले जाना चाहते हैं। और मैं आप सबसे एक बात कहता हूँ, जिसने अगर इस पृथ्वी पे विवेकानंद जी को नहीं देखा ना, वो देख सकते हैं कि मुकुल जी हमारे पास है तो विवेकानंद जी कैसे रहे होंगे। तो भारतीय ज्ञान परंपरा को समझने के लिए इतनी सारी बातें हुई। मैं एक छोटी सी बात और कहता हूँ कि फिनलैंड का जो मॉडल है ना, फिनलैंड ने जो स्कूल शिक्षा में किया है, वो भारतीय गुरुकुल परंपरा का मॉडल है।
उन्होंने खंडित शिक्षा को समाप्त कर दिया है। उन्होंने भारतीयता की जो शिक्षा की जो बात है वो शिक्षा की समग्रता की बात है। शिक्षा समग्रता को देखते हुए हमने शिक्षा को बांट दिया, विशेषज्ञता के नाम पे हमने कह दिया फिजिक्स कर दो, केमिस्ट्री कर दो, मैथ्स कर दो। अगर आपको शिक्षा देनी है तो कक्षाओं से हटके समग्रता को शामिल करके, विशेषज्ञता की स्वीकार्यता है लेकिन एक अलग तरीके से। मेरा सबसे अंतिम रूप में अनुरोध रहेगा माननीय मार्गदर्शकों से कि हमने शिक्षक गौरव को बढ़ाने का जो प्रयास किया है, उसके बाद मैं एनसीटीई के अधिकारियों से और रेगुलेटर से भी अनुरोध करूंगा कि कृपया शिक्षकों को और प्रतिष्ठित करने को, क्योंकि आपने जो 4 साल का बीएड कर दिया है इससे सारा परिवर्तन हो जाएगा। अब जिसको ये किताब आई थी जिसके नाम पे मैं कई बार कह देता हूं, एक्सीडेंटल टीचर कोई नहीं बनेगा। अब जो चाहेगा कि मैं अपने जीवन में शिक्षक बनना चाहता हूं वही शिक्षक बनेगा। इसलिए मेरा अनुरोध है कड़ू सर, नाटिया सर, भाई साहब से कि हमें शिक्षक को प्रतिष्ठित करने के लिए शिक्षक के साथ कोई एक व्यवसायिक प्रतिष्ठा भी स्थापित करना चाहिए। जैसे कि एमबीबीएस करने वाले विद्यार्थी को डॉक्टर लगता है, या इंजीनियरिंग करने वाले विद्यार्थियों को इंजीनियर लिखने का अधिकार होता है, सीए करने वाले अधिकारियों को सीए लिखने का अधिकार होता है। इस तरीके से ही बीएड जो 4 वर्षीय हो, जो शिक्षक शिक्षण का पाठ्यक्रम उत्तीर्ण कर ले, उसको कुछ लिखने का अधिकार होना चाहिए। इसका कोई लोगो होना चाहिए, नेशनल रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए, और इस तरीके से हम इसको प्रतिष्ठित कर सकते हैं। मैं कृपया परीक्षा और मूल्यांकन के ऊपर भी कोई मार्गदर्शन दीजिएगा। आत्मनिर्भर भारत में शिक्षक की भूमिका पे मार्गदर्शन दीजिएगा। एनसीएफ जो नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क है उसमें मेरे को लगता है देरी हो रही है, उसके ऊपर मार्गदर्शन दीजिएगा। मैंने सिर्फ सत्र के प्रारंभ में जो मेरे पास मेरे शिक्षक साथियों से फीडबैक इकट्ठा हुआ था, जो उनके अनुग्रह मेरे पास थे, वो मैंने आपके सामने प्रस्तुत किए हैं। अब मैं सबसे पहले क्रम में डॉक्टर टाटिया से मैं अनुरोध करूंगा, साथियों अगर आपके मन में कोई भी सवाल हो तो पैनल पे लीजिएगा। ये सवाल हम सत्र के सबसे आखिरी में लेंगे। कृपया पैनल पे लीजिएगा और जिससे सवाल पूछना चाह रहे हैं उस व्यक्ति का नाम लिखिएगा कि आप ये सवाल पूछ किससे रहे हैं, और सिर्फ पैनल पे भाषा का ध्यान रखिएगा। मैं माननीय नाटिया जी से अनुरोध करता हूँ, कृपया वो आप अपना उद्बोधन दें। आप आधार वक्तव्य रखेंगे। आदरणीय नाटिया जी, प्रणाम। अध्यापक शिक्षण कार्यक्रम परिवर्तन संभावनाओं विषय पर आयोजित इस वेबिनार में उपस्थित माननीय मुकुल जी कानेटकर, हमारे मार्गदर्शक अखिल भारतीय संगठन मंत्री भारतीय शिक्षण मंडल, माननीय कुलपति जी श्री रमन यूनिवर्सिटी हैं, अन्य उपस्थित प्रतिभागीगण, कार्यकर्तागण, सबको नमस्कार। किसी भी देश को आगे ले जाने के लिए शिक्षा ही एक माध्यम है। परम वैभव तक पहुंचाने के लिए शिक्षा ही एक माध्यम है, और भारतीय शिक्षा में वह गुण था, वह सब मौजूद था जिससे भारतीय शिक्षा भारत को परम वैभव पर पहुंचा सकी, विश्व गुरु बना सकी, सोने की चिड़िया बना सकी। लेकिन दुर्भाग्य से बीच का खंडकाल इस तरह निकला कि हमारी सारी शिक्षा व्यवस्था को समाप्त करके एक नई ऐसी शिक्षा प्रणाली, ब्रिटिश शिक्षा प्रणाली लागू कर दी गई जिसमें भारतीयता का पुट समाप्त कर धीरे धीरे हमारे को ब्रिटेन के अधीन वाली शिक्षा दी जाने लगी। आजना चाहिए था जो नहीं अपना पाए। भारतीय शिक्षा मंडल ने महसूस किया कि जब तक भारत की शिक्षा में नहीं होगा भारतीयता, तब तक इस देश को परम वैभव तक पहुंचाना संभव नहीं है। 1969 से ही भारतीय शिक्षण मंडल ने इस विषय पर विचार शुरू किया और अपना काम शुरू किया। माननीय मुकुल जी के शिक्षण मंडल के संगठन मंत्री बनने के बाद इसमें बहुत चार चांद लगे। इनके नेतृत्व में हमने शिक्षा नीति को बनाने के लिए पूरे देश में लाखों लोगों से संपर्क किया।
एक ऐसी शिक्षा नीति बनाई गई जो भारत को बहुत आगे ले जा सकती थी, भारत की सारी समस्याओं को दूर कर सकती थी। और केवल शिक्षा नीति का ही काम नहीं किया, यह भी किया कि शिक्षा नीति किस प्रकार से लागू की जा सकती है। हमारे यहाँ आयोग तो बहुत बैठे थे, शिक्षा नीति के बारे में बात भी बहुत हुई थी, लेकिन वो शिक्षा नीति किस प्रकार लागू की जाए इस बारे में कोई बात नहीं हुई। तो इस कारण से वो शिक्षा नीति लागू नहीं हो पाई। लेकिन माननीय मुकुल जी के नेतृत्व में एक बहुत बड़ा काम ये हुआ कि किस प्रकार शिक्षा नीति को लागू किया जाए, इस बारे में भी काम हुआ। हमें खुशी है कि भारत सरकार ने जो शिक्षा नीति घोषित की उसमें भारत के हमारे भारतीय शिक्षण मंडल के द्वारा दिए गए सुझाव बहुत बड़ी मात्रा में सम्मिलित किए गए और उन्हें लागू करने के लिए भी जो हमने प्रयास किए उनको भी स्वीकारा गया। अब वर्तमान में भारतीय शिक्षण मंडल में माननीय मुकुल जी के नेतृत्व में शिक्षा नीति को किस प्रकार लागू किया जाए इस पर काम हो रहा है। हम ये जानते हैं कि शिक्षा नीति को लागू करने के लिए शिक्षक से बढ़िया सारथी कोई नहीं हो सकता। इसलिए शिक्षकों की क्या भूमिका हो इस शिक्षा नीति को लागू करने में, इसके लिए भारतीय शिक्षण मंडल नीति आयोग के साथ मिलकर भी काम कर रहा है। और शिक्षा में किस प्रकार से शिक्षकों के द्वारा छात्रों को प्रबोधन किया जाए, उनका स्ट्रेस किस प्रकार कम किया जाए, कि ये बाल अधिकारिता आयोग के साथ मिलकर भी काम कर रहा है। इस प्रकार भारतीय शिक्षण मंडल भारतीय शिक्षा में भारतीयता लाने के लिए, इस शिक्षा नीति को लागू करने के लिए संपूर्ण देश में प्रयास कर रहा है। माननीय मुकुल जी अपने ओजस्वी वक्तव्यों से, अपनी तर्कपूर्ण बातों से, अपनी सहज भाव से इस शिक्षा नीति को लागू करने के लिए क्या किया जा सकता है वो पूरे देश में अलग जगह हुए हैं। मैं अमिताभ जी को इस बात के लिए बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे आमंत्रित किया, कड़ू सर को किया, लेकिन इससे बड़ा धन्यवाद उनको इस बात के लिए है कि मुकुल जी का अन्य विषयों पर तो शिक्षा नीति पर खूब सुनना हुआ, लेकिन शिक्षा के बारे में उनसे आज सुनने को मिलेगा। ये अवसर माननीय अमिताभ जी के कारण मिला, इसके लिए अमिताभ जी बहुत आभारी भी हूं। और तैयार किए बिना किसी भी शिक्षा नीति को लागू नहीं किया जा सकता। इसलिए शिक्षक को तैयार करने के लिए आवश्यक है। ये भी हम जानते हैं कि शिक्षक का प्रशिक्षण नहीं हो सकता। प्रशिक्षण हमेशा जानवरों का होता है, तो शिक्षण का प्रशिक्षण हो और वो भी शिक्षक का हो, ये संभव नहीं है। लेकिन शिक्षक शिक्षा के द्वारा तैयार करने का काम तो होना चाहिए। और भारत में वर्तमान में यह कार्य, जैसा अमिताभ जी ने जिक्र किया, अध्यापक शिक्षा परिषद को दिया हुआ है, जिसको एनसीटीएम कहते हैं। क्या कोर्सेज होंगे, क्या क्वालिफिकेशन होंगी, किस प्रकार शिक्षक का सिलेक्शन होगा, किस प्रकार शिक्षण संस्थाएं काम करेंगी, उनको मान्यता देना, ये सारा काम इस संस्था को है। लेकिन दुर्भाग्य से एनसीटी प्रारंभ से ही, मुझे कहते हुए अच्छा नहीं लग रहा क्योंकि मैं भी इसका एक पार्ट हूं, लेकिन ये हम सब जानते हैं कि प्रारंभ से ही ये अपनी विवादों में रही। 2012 में जस्टिस वर्मा कमीशन ने भी इसके बारे में बहुत अच्छी राय व्यक्त नहीं की। उन्होंने भी कुछ सुझाव दिए, वो सुझाव भारत सरकार ने स्वीकार किए, लेकिन फिर भी इसमें बहुत गुणात्मक सुधार नहीं आ सका। और कहा गया कि एनसीटी शिक्षा को दिशा देने में असफल रही है, भ्रष्टाचार को रोकने में सफल रही है, और इस तरह की शिक्षण संस्थाएं खड़ी हो गई जो शिक्षा में केवल डिग्री बेचने का काम करते हैं। यह एक बहुत गंभीर बात इस शिक्षा नीति के ड्राफ्ट में कही गई। और यह ड्राफ्ट जो न केवल पार्लियामेंट में रखा जाना था, संपूर्ण विश्व में नेट के माध्यम से पहुंचना था, इसमें यह बात का उल्लेख, इस बात का उल्लेख
शिक्षक शिक्षा के लिए कभी भी लाभकारी नहीं हो सकता। एक बात के लिए हम एनसीटी के अधिकारियों की तारीफ करेंगे कि ऐसा भ्रष्टाचार तो बहुत सी संस्थाओं में होगा, मेडिकल काउंसिल में भी होगा, अन्य जगह भी होगा, लेकिन इसको स्वीकार केवल एनसीटी के लोग नहीं किया, एनसीटी में सब हो रहा है। अब शिक्षक शिक्षा के बारे में इस वर्तमान शिक्षा नीति में जो परिवर्तन सुझाए गए हैं, बहुत बड़ा परिवर्तन इसमें किया गया है। परिवर्तन की रूपरेखा शिक्षा नीति ने बताई है। आगे के परिवर्तन का खाका तैयार करने का काम शिक्षाविदों का है, शिक्षा क्षेत्र में लगे हुए लोगों का है। तो जो मुख्य परिवर्तन इसमें बताया गया है, उसमें सबसे पहले तो जो वही बात जो मैंने अभी कही, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एनसीटी को एक अन्य नियामक आयोग के साथ मिलाकर एक कर देना है। इसका वर्तमान स्वरूप समाप्त करके उसके साथ काम करे, यह इसका भविष्य होगा। लेकिन इसके क्या क्या काम दिए जाएंगे, इसके पास रेगुलेटरी पावर रहेंगे या नहीं, केवल शिक्षा का दिशा निर्देश करने का एक काम, यह भी इसके बारे में कायदे कानून वगैरह बनना है, वो शीघ्र सामने आएंगे, तब ये पता लगेगा कि एनसीटी का भविष्य में क्या रोल होगा। लेकिन वर्तमान में ये कहा जा रहा है कि शिक्षक शिक्षा का रोल, इस पर एनसीटी का रोल शिक्षक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए होगा। रेगुलेटरी पावर्स के बारे में विचार किया जा रहा है कि उसका क्या किया जाए। सारे पाठ्यक्रम 4 वर्षीय होंगे। 10+2 के बाद ही व्यक्ति शिक्षक शिक्षा में जुड़ जाएगा और वह 4 वर्ष तक अध्ययन करके फिर शिक्षक बनेगा। इसका अर्थ ये नहीं कि 2 वर्षीय शिक्षक नाटिया सर, आपका कनेक्शन वीक हो रहा है, दूसरे भी ले सकेंगे। अब हुआ कुछ? हाँ, अब हुआ दादा, अब हुआ। और अब आप 1 मिनट पीछे से शुरू हो जाएगी, पिछले 1 मिनट की आपकी आवाज नहीं आई है। शिक्षक शिक्षा को 4 वर्षीय पाठ्यक्रम में परिवर्तित किया गया। अब शिक्षक शिक्षा में बीएड 4 वर्षीय होगा। इससे 2 वर्षीय पाठ्यक्रम भी चालू रहेगा, 1 वर्षीय भी रहेगा। और 4 वर्षीय पाठ्यक्रम में 10+2 के बाद छात्र को प्रवेश दिया जाएगा और उसको शिक्षक बनने के लिए तैयार किया जाएगा। लेकिन 2 वर्षीय पाठ्यक्रम भी शिक्षक शिक्षा में रहेगा। 2 वर्षीय पाठ्यक्रम को समाप्त नहीं किया गया है, लेकिन वो केवल उन विद्यार्थियों के लिए रहेगा जो 4 वर्षीय ग्रेजुएशन पाठ्यक्रम करके आए हैं। वो 2 वर्षीय पाठ्यक्रम भी ले सकेंगे। 1 वर्षीय पाठ्यक्रम भी रहेगा, लेकिन वो उन विद्यार्थियों के लिए रहेगा जो किसी भी विषय में पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री प्राप्त करके आए हैं। वो 1 वर्षीय पाठ्यक्रम में भी बीएड कर सकेंगे। इस प्रकार 4 वर्षीय, 2 वर्षीय व 1 वर्षीय तीनों प्रकार के पाठ्यक्रम रहेंगे। लेकिन 4 वर्षीय पाठ्यक्रम किसी भी संस्था के पास रहेगा, तब ही उसे 2 वर्षीय या 1 वर्षीय पाठ्यक्रम दिया जा सकेगा, वरना उसे 4 वर्षीय पाठ्यक्रम के अभाव में नहीं दिया जा सकेगा।
ये संस्थाएं जो 4 वर्षीय पाठ्यक्रम ऑफर कर रही हैं, लेने के लिए इच्छुक हैं, उनके साथ ये शर्त है कि वो सब मल्टी डिसिप्लिनरी होंगी। केवल शिक्षक शिक्षा पाठ्यक्रम की कोई संस्थाएं नहीं होंगी, उनको मल्टी डिसिप्लिनरी होना पड़ेगा, वहीं पर शिक्षक शिक्षा के पाठ्यक्रम चल सकेंगे, अन्यथा वो शिक्षक संस्थाएं बंद होने की कगार पर होंगी। मल्टीपल एंट्री और मल्टीपल एग्जिट, इसके बारे में अभी कोई विशेष यूजीसी जब नियम बनाएगी तब शिक्षक शिक्षा के बारे में सोचा जाएगा कि क्या किया जाए। इसी प्रकार बीच में छोड़ना, उसकी क्या स्थिति बनेगी, 1 वर्ष के बाद छोड़ के चला जाएगा, 2 वर्ष के बाद छोड़ चला जाएगा, तो बीएड की डिग्री के लिए इस तरह का बीच में छोड़ने पर उसको कुछ मिल सकेगा, अभी तक ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। उसके बाद क्या स्थिति बनेगी वो यूजीसी का सारी योजना आने के बाद स्पष्ट हो पाएगी। एक और महत्वपूर्ण परिवर्तन यह है कि पूर्ण शिक्षा में, शिक्षक शिक्षा में प्रवेश के लिए हमें एनटीए के माध्यम से, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी माध्यम से संपूर्ण भारत में एक ही टेस्ट होगा और सारे एडमिशन वहीं से ही प्रारंभ होंगे। आज हर राज्य जो अपने यहाँ आयोजित करता है परीक्षाएं, उसकी आवश्यकता नहीं रहेगी, सेंट्रल लेवल पर एक होगा। साथ ही शिक्षा विभाग में अन्य जो शंकाएं चल रही हैं, जिन विद्यालयों में, महाविद्यालयों में, वहां टीचर एजुकेशन का कोर्स खोला जा सकेगा। उन्हें इस नीति में रिकमेंडेशन है कि उन सभी संस्थाओं को टीचर एजुकेशन का कोर्स भी उसी प्रकार से चलाना चाहिए जिस प्रकार वो अन्य कोर्स को संचालित कर रही हैं। शिक्षक के लिए एक बहुत लंबी योजना दी गई है, किस प्रकार से शिक्षक तैयार हो, वह प्रतिबद्ध शिक्षक तैयार हो, केवल योग्य शिक्षक ही नहीं, वह शिक्षा के प्रति समर्पित भी हो, ऐसा शिक्षक तैयार करने के लिए योजनाएं क्या होंगी, इन पर भी काम होना अभी बाकी है। योग्यता में पीएचडी के लिए कहा गया है कि चाहे पीएचडी न हो तो भी शिक्षक शिक्षा के लिए चलेगा, लेकिन वह अन्य गुणों से युक्त होना चाहिए ताकि वो पीएचडी न हो तो भी उसका काम शिक्षक शिक्षा में चल सकेगा। एक बार ये सब बातें तो टीचर बनने के स्टेज की हैं, प्री सर्विस की हैं, लेकिन सर्विस के दौरान भी यदि कोई व्यक्ति शिक्षक बना हुआ है तो उसके प्रशिक्षण और उसकी ट्रेनिंग का और उसके रिफ्रेशर का कार्यक्रम भी बनाया जाएगा। उसके अनुसार उसे वह कार्यक्रम में भाग लेना पड़ेगा ताकि समय समय पर उससे उसके नॉलेज को अपडेट किया जा सके। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि सबकी भर्ती टेट के माध्यम से होगी, एलिजिबिलिटी तय होगा, और इसके अलावा जो कई राज्यों ने समाप्त कर दिया इंटरव्यू, लेकिन इसमें यह भी है बिना इंटरव्यू के किसी प्रकार का सिलेक्शन टीचर का नहीं हो सकेगा। 4 वर्षीय पाठ्यक्रम में फिर जो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग है पढ़ाने की स्कूलों में, उसका भी समय बढ़ाया गया है, वो उतनी ट्रेनिंग लेकर ही उसको डिग्री मिल सकेगी। अंतिम बात यह है कि एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, जिस पर काम हो जाए तो एक नेशनल मिशन बनेगा जो इस पूरी शिक्षक शिक्षा की मॉनिटरिंग करेगा। मॉनिटरिंग के लिए उसमें विद्वज्जन रखे जाएंगे और वो इस पर काम करेंगे, सारी शिक्षक शिक्षा को देखभाल करेंगे। इस प्रकार राष्ट्रीय शिक्षा नीति में शिक्षक शिक्षा के लिए गाइडलाइंस दी गई। एक्चुअली ये इन सब पर काम होकर शिक्षक शिक्षा का स्वरूप सामने आना है। कुछ बातें जो मेरे मस्तिष्क में है वो मैं आपके सामने और रखता हूं, जिन पर विचार होना जरूरी है। ये ट्रांजिशनल फेज है, उस पर विचार करें तो वो लागू की जा सकती हैं। पहली बात तो ये है कि शिक्षक शिक्षा को प्रोफेशनल कोर्स माना गया है। क्या वास्तव में हम शिक्षक शिक्षा में ऐसी शिक्षा देते हैं कि वह
छात्र प्रोफेशनल कहलाए। जैसे अभी सक्सेना जी ने कहा सीए लिखता है, डॉक्टर लिखता है, इंजीनियर लिखता है, वो प्रोफेशनली ट्रेंड है। तो टेक्निकली इन प्रिंसिपल तो उनकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन शिक्षक शिक्षा के द्वारा क्या हम ऐसा छात्र तैयार करते हैं जो प्रोफेशनल कहा जा सके? दो बातें इसमें मैं रखना चाहता हूं। एक तो बीएड किया हुआ शिक्षक बिना बीएड किए हुए शिक्षक से किस प्रकार अलग दिखता है, क्या ऐसा समाज में होता है? और एक और बात जिनके बारे में मुकुल जी से भी बहुत बार मेरा डिस्कशन हुआ है कि बीएड की शिक्षा केवल मात्र कहीं इसलिए तो नहीं है कि भारत सरकार ने शिक्षक बनने के लिए बीएड आवश्यक कर दिया है। वास्तव में बीएड की शिक्षा में कितना दम है, हम शिक्षक बनाने के लिए कितनी मेहनत करते हैं, ये तो हमें तब पता लगे जब सरकार बीएड शिक्षक बनने की डिग्री अलग कर ले और उसके बाद भी शिक्षक शिक्षा का आकर्षण समाज में रहे, शिक्षक बनने के लिए आदमी शिक्षक शिक्षा में जाना चाहे। जैसे प्राइवेट सेक्टर में किसी इंजीनियरिंग के लिए सरकार की बाध्यता नहीं है, आईआईटी के लिए सरकार कभी नहीं कहती कि आईआईटी आपकी बाध्यता है, फिर भी आईआईटी किया हुआ लड़का समाज में अच्छा पैसा पाता है, स्थान पाता है। क्या हम शिक्षक शिक्षा को इस प्रकार बना सकते हैं, व्यवहारिक जगत में उसकी कीमत हो, क्या वे कर सकते हैं? एक बात हम जो कहते हैं बहुत भ्रष्टाचार है, डिग्री बेचने वाली संस्थाएं हैं और स्टूडेंट की लास्ट चॉइस होती है, ये सही है, लेकिन इसके मूल कारण में नहीं जाते। इसके जब मूल कारण में हम जाएं तो इसका कारण यह है कि उसको डिग्री खरीदने से काम चल जाता है, पढ़ने की उसको आवश्यकता ही नहीं रहती, तब वह डिग्री खरीदता है। क्या डॉक्टर की डिग्री खरीद कर आदमी डॉक्टरी कर सकता है? तो शिक्षक शिक्षा में यह दोष इसलिए है, केवल एनसीटी का या भ्रष्टाचार करने वालों का ही दोष नहीं है, केवल इस शिक्षक शिक्षा के हम जैसे शिक्षाविदों का भी दोष है कि इन्होंने शिक्षक शिक्षा में डिग्री, केवल डिग्री मिल जाए इसी को पर्याप्त मान लिया गया। ऐसी कोई बात हम उसको तैयार करने में नहीं लगाते जिससे केवल डिग्री काम नहीं आए। और एक बात और जो मैं इस नई शिक्षा नीति के संदर्भ में शिक्षक के लिए कहना चाहता हूं वो ये कि इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन स्कूल शिक्षा में किया गया है, 5+3+3+4, यानी अब प्री प्राइमरी में लिए शिक्षक को किस प्रकार तैयार किया जाए, ये बहुत महत्वपूर्ण है। वहां आचार्य चाहिए, विषय अध्यापक नहीं चाहिए हमें, क्योंकि बच्चा माँ बाप से तो सीखता था, लेकिन आजकल माँ बाप के पास समय नहीं है। 3 वर्ष के बच्चे को हम स्कूल में लाएंगे तो उसको 6-8 वर्ष यानी 5वीं क्लास तक उसको ये कह सकते हैं कि हमारी शिक्षा का ये स्वरूप सफल होगा। ये कुछ मेरे विचार हैं जो शिक्षा नीति के बाद में शिक्षक शिक्षा के बारे में मैंने आपके सामने रखे। आपने मुझे मौका दिया और शांति से सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यही मैं अपनी बात को विराम देता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद नाटिया सर। अब आप प्रकट हो जाइए, लोग बाग आपको देखना भी चाहते हैं, या लिखा हुआ है कि नाटिया साहब की आवाज तो सुनाई दे रही है लेकिन दिख नहीं रहे हैं। तो आप अब नाटिया साहब दिख रहे हैं। तो मैं इंटरनेट के कारण जी भाई साहब, जी भाई साहब। इंटरनेट के कारण बंद कर दिया। उन्होंने कहा स्टॉप योर वीडियो, तो मैंने स्टॉप कर दिया। फिर बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपके इस मार्गदर्शन के लिए।
मेरे को कुछ ऐसा लगता है कि कुछ विषय जो हमारे सामने अब प्रस्तुत हुए हैं कि 3 बीएड कार्यक्रम चलेंगे, जैसा भाई साहब ने कहा, एक साल का होगा, एक 2 साल का होगा, एक 4 साल का होगा, ये एक विषय है। या जैसे मुझे ऐसा लगता है कि इंटर्नशिप की अवधि एनसीटी 2018 में बढ़ गई है। 4 साल का बीएड होने के कारण इंटर्नशिप का विषय लंबा हो गया। जहां तक मेरी जानकारी है, एनसीटी 2018 रेगुलेशन में पीएचडी अनिवार्य हो गई है, लेकिन जो नई शिक्षा नीति है उसमें पीएचडी के लिए कुछ और कहा गया है। अभी कॉलेजेस को जो 2 साल के हैं उन्हें 4 साल का होने की कोई प्रक्रिया भी अपनाई जाएगी, जैसा कि वो चाहेंगे। मैं आदरणीय रविंद्र महादेवराव कड़ू सर को, जो कि डब्ल्यूआरसी के चेयरमैन साहब हैं, आपको आमंत्रित करता हूं आपके मार्गदर्शन के लिए और अध्यक्षीय उद्बोधन के लिए। माननीय कड़ू सर, नमस्कार। आप अनम्यूट कर लो सर, अनम्यूट कर लो। राकेश, कड़ू सर को अनम्यूट करो। राजेश, कड़ू सर को आप अनम्यूट कर दो। सर, लेफ्ट में दिख रहा होगा एक माइक का बटन, नीचे नीचे। राजेश, आप अनम्यूट कर सकते हो क्या कड़ू सर को? सर, लेफ्ट में जो सबसे नीचे माइक का बटन दिख रहा है उसको दबाना होगा। सर लॉग आउट हो गए, कृपया हमें इंतजार करना होगा कि हाँ सर, अब अनम्यूट है। अभी पूरा कनेक्शन आ जाएगा सर। हेलो, हाँ, आवाज आ गई सर, आ गई। हाँ, नमस्ते। ये डॉक्टर सीवी रमन विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित जो है भारतीय शिक्षा मंडल द्वारा आयोजित अध्यापक शिक्षण कार्यक्रम परिवर्तन एवं संभावनाएं, इस विषय के प्रस्तुत में हमारे बीच उपस्थित माननीय मुकुल कानिटकर जी, जो भारतीय शिक्षण मंडल के अखिल भारतीय संगठन मंत्री है, अभी अभी जिनका प्रबोधन हुआ है, वे प्रोफेसर बनवारीलाल नाटिया जी, जो एनसीटी के नॉर्दर्न रीजन के चेयरमैन हैं, साथ में प्रोफेसर अमिताभ जी सक्सेना। इस गोष्ठी में सभी जो जुड़े हुए लोग हैं, कुलपति है, प्रोफेसर्स है एवं अन्य जो है, उनका भी मैं यहाँ पर स्वागत करता हूँ। जैसे इस विषय के बारे में मुझे कहा था रखने के लिए माननीय अमिताभ जी ने, तो बहुत सी चीजें जो है टीचर एजुकेशन के बारे में यहाँ पर शुरू में ही बनवारीलाल जी ने रखी है। नाटिया के बहुत अच्छा अभ्यास है इसमें, कई सारे वेबिनार्स में भी इन्होंने इस प्रकार से अच्छा विवेचन किया है इस बारे में। लगभग सभी बातें जो है, जहाँ जैसे अभी जो नई शिक्षा नीति है जिसमें टीचर एजुकेशन पे काफी सारे कमेंट्स किए गए हैं, और इसमें जो नई नीति आने वाली है खासतौर पर टीचर एजुकेशन के बारे में, अध्यापक प्रशिक्षण के बारे में, उसके बारे में उन्होंने ठीक तरह से बात रखी है। हम सभी को पता है कि हमारे भारतीय इसमें कई सारे शिक्षा आयोग का गठन हुआ है। सबसे पहले राधाकृष्ण कमीशन आया, उसके बाद में सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन 1952 में आया। कोठारी कमीशन की बहुत बात चलती रहती है हरदम, क्योंकि
बहुत सालों तक इस कमीशन ने काम किया था 64 में। उसके बाद में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 में आई है और उसको सुधारित रूप जो है 1992 में आया है। इस प्रकार शिक्षा में बहुत सारे परिवर्तन किए गए हैं। हमारे भारतीय वातावरण के अनुसार उसको ढाल दिया गया है। हमारी जो रिक्वायरमेंट्स है, हमारे देश की जो रिक्वायरमेंट्स है, जो हमारी मूलभूत रिक्वायरमेंट्स है, उसको मद्देनजर रखते हुए इस प्रकार से हमारे शिक्षा नीति में इस प्रकार से बदल किए गए हैं। फिर भी आपको पता है कि ये परिवर्तनशील है और परिवर्तनशील होने के कारण हमें बार बार हमारा जो प्रोसेस चलता है, प्रक्रिया चलती है, उसमें भी अनुकूल बदल करने की महसूस होता है। और इसी कारण लगभग एक 1992 के बाद में, 92 के बाद में हमारी शिक्षा नीति में या हमारे शिक्षा के कुल परिवर्तन मतलब प्रोसेस में एक बहुत सारा बदल करने की, बहुत ज्यादा बदल करने की आवश्यकता पड़ी है। और यह बदल जो है ये सभी, चाहे कोई प्रोफेशनल एजुकेशन रहो या चाहे लिबरल एजुकेशन रहो या कन्वेंशनल डिग्री के कोर्सेज रहो, उसमें इस प्रकार का परिवर्तन बहुत जरूरी है और काफी वर्षों के बाद में यह परिवर्तन किया गया है। सभी प्रकार के जो प्रोफेशंस हैं, चाहे एजुकेशन का हो, एमई का हो, इंजीनियरिंग का हो या और अन्य प्रोफेशन है, वहां पर सबसे महत्वपूर्ण बात शिक्षक की रहती है, क्योंकि शिक्षक ही वहां पर एक महत्वपूर्ण भूमिका अपनी अदा करता है। इसलिए हमारा जो राष्ट्रीयता जिसके शरीर में हो, राष्ट्रीयता जिसके मन में हो, यहाँ के जो मूल्य है वो उसकी भली भांति जानकारी हो, हमारा सही इतिहास क्या है इसके बारे में उसको पता हो, साथ ही साथ स्थानीय जो इतिहास है जहाँ हम काम करते हैं रीजनल लेवल पर, उसके भी कुछ मूल्य होते हैं, उसके भी कुछ परंपराएं होती है। तो इन सभी का ज्ञान शिक्षक को होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जैसे ही हमारे मेघालय की शिक्षा नीति हमारे सामने आई है और उस प्रोसेस में हम डाल गए हैं, तो हमारे जो विशेषताएं हैं, हमारे स्थानीय कुछ मूलभूत विशेषताएं हैं या मूल्य है या परंपरा है, हम धीरे धीरे भूलते जा रहे हैं, उसको हम नजरअंदाज करने लग गए हैं। तो इसीलिए हमारी जो सही जो गुरुकुल पद्धति की शिक्षा तो उसी के आधार पर इस प्रकार से हमें सोचने की बहुत जरूरी थी और नई एजुकेशन पॉलिसी में निश्चित रूप से इसका विचार किया गया है। अभी जो नई एजुकेशन पॉलिसी है, यानी अभी जो जिसका ड्राफ्ट तैयार हुआ है 19 में जो तैयार की गई है, उन्होंने इस प्रकार से टीचर एजुकेशन के बारे में बहुत ज्यादा विचार किया है। जैसे नाटिया जी ने यहाँ पर पहले ही ये उल्लेख किया था या जिक्र किया था कि जस्टिस जयेश वर्मा ने बहुत सारे कमेंट्स हमारे टीचर एजुकेशन के बारे में किए हैं और यह वास्तविकता है कि टीचर एजुकेशन जो है वो पूरी तरह से घटिया दर्जे का हुआ है। इसमें सभी को इसका ये करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे, यानी ऐसे समझिए कि 90% कॉलेजेस, लगभग 10,000 संस्थाएं चलती है, उसमें से 90% संस्थाएं यह सिर्फ डिग्री बेचने का काम करते हैं। इस प्रकार से कमेंट बुरी तरह से जस्टिस जयेश वर्मा ने किया है। यह बात सही है, क्योंकि बहुत कम संस्थाएं ऐसी है कि जो प्रामाणिकता से टीचर एजुकेशन में काम करती है और हमें आज इस प्रकार से अच्छा टीचर बनने की जो जरूरत है वो फुलफिल करने के लिए उसका जो ये है क्वालिफिकेशन भी है या उसका करिकुलम भी है, ये भी ठीक प्रकार से करने की जरूरत है। क्योंकि ये सभी हम कहेंगे कि उसको एकल कॉलेजेस, जो स्टैंड अलोन कॉलेजेस है, ये स्टैंड अलोन कॉलेज विद्यार्थियों की जो टीचर एजुकेशन के बारे में जो रिक्वायरमेंट पूरी कर नहीं पाता, उसके कुछ लिमिटेशंस उसके सामने आते हैं, क्योंकि वह मल्टीडिसिप्लिनरी नहीं है। वहां पर जो स्टैंड अलोन कॉलेज में पढ़ाई शिक्षक तैयार करते हैं शिक्षक प्रशिक्षण में, लेकिन वो मल्टीडिसिप्लिनरी नहीं रहता है। उसको
बहुआयामी जो होना चाहिए, बहुशाखीय होना चाहिए, हर प्रकार का नॉलेज उसमें पास होना चाहिए, ताकि बच्चों को भी उस प्रकार से, या प्रशिक्षण महाविद्यालय में जो शिक्षक बनना चाहते हैं उनको भी बहुआयामी बनाने के दृष्टिकोण से जो करिकुलम चाहिए, जो वातावरण चाहिए, जो प्रैक्टिस चाहिए, वह उस प्रमाण में वहां पर उपलब्ध नहीं है। इसलिए नई शिक्षा नीति में इस प्रकार से पूरी तरह से विचार करके एक नया करिकुलम या नया प्रोसेस उसमें इंट्रोड्यूस किया है। जैसे कि हम देखते हैं कि डॉक्टर या वकील, हम डॉक्टर के पास में या वकील के पास में कुछ सलाह लेने जाते हैं तो पूरी तरह से हम उस पर डिपेंडेंट रहते हैं। इसी प्रकार से हमारे शिक्षक प्रशिक्षण में भी एजुकेशन के बारे में पूरी तरह से हमारे शिक्षक पर निर्भर होना चाहिए, ताकि वह सही प्रकार से सही दिशा में उसको मार्गदर्शन कर पाएंगे। इस क्षेत्र में जो चलने वाला भ्रष्टाचार है, यह पूरी तरह से दुरुस्त करने की बहुत जरूरत है, और तब जब ये दुरुस्त होगा तभी सही मायने में अच्छी शिक्षा हम प्रदान कर पाएंगे। इसकी जो विश्वसनीयता है, हम जिसे हम क्रेडिबिलिटी कहते हैं, यह क्रेडिबिलिटी की बहुत जरूरत है, क्योंकि हमारे टीचर एजुकेशन की क्रेडिबिलिटी बहुत कम हुई है। इस प्रकार की हमारी जो विश्वसनीयता है, उसके बाद में इंटीग्रिटी जो है, हमारी जो एकात्मता है, यह शिक्षा के नई नीति में स्पष्ट आदेश दिया है कि इस प्रकार की क्रेडिबिलिटी और इंटीग्रिटी हमारे शिक्षा टीचर एजुकेशन में होना अनिवार्य है, और ये करके ही हम रहेंगे। इसको तुरंत होना करना चाहिए। इसलिए ये एफिशिएंसी बढ़ाने के दृष्टिकोण से और क्रेडिबिलिटी बढ़ाने के दृष्टिकोण से हमें यह मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच हमारे इस नई शिक्षा नीति में हमारे सामने रखा है कि इस प्रकार से मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच हमारा रहता है, या बहुआयामी हम जिसको कहते हैं। इस प्रकार की संस्था यदि हम टीचर एजुकेशन वहाँ इस संस्थाओं में इम्प्लीमेंट करते हैं तो सही मायने में हम अच्छे शिक्षक का निर्माण कर पाते हैं। सभी बहुशाखीय जो विश्वविद्यालय है या मॉडल कॉलेज है, जहाँ अलग अलग प्रकार के विषय चलते हैं, जैसे मैथमेटिक्स है, साइंस है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, या हमारा साइकोलॉजी है, इस प्रकार के जो अलग अलग डिसिप्लिन के विषय है, उन सभी विषयों में यदि इस प्रकार के विषय जहाँ चलते हैं, चाहे मॉडल कॉलेज हो या फिर यूनिवर्सिटी हो, उसमें यह शिक्षा होना जरूरी है। अभी जो अकाउंटेबिलिटी है शिक्षक की, वो भी यहाँ ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसको भी थोड़ा यहाँ पर नजरअंदाज नहीं किया है। इसको भी ध्यान में रखते हुए अकाउंटेबिलिटी और एडरेंस जो है उसका ठीक प्रकार से पालन होने के दृष्टिकोण से भी हमारे नेशनल हायर एजुकेशन जो है उसने इस प्रकार से पुनरावलोकन करने की जरूरत हमें यहाँ मौजूद की है। साथ ही साथ जैसे कि 4 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स के बारे में है कि आगे जैसे अभी 1 साल का बीएड चलता है, 2 साल का चलता है, और कुछ जगह अभी भी बीए बीएड इस प्रकार से इंटीग्रेटेड कोर्स चलते हैं। इस सभी में यूनिफॉर्मिटी आनी चाहिए, इसका करिकुलम भी एक जैसा होना चाहिए। और पहले जैसा हमारा स्ट्रक्चर था कि प्राइमरी प्री प्राइमरी लेवल पर या सेकेंडरी लेवल पर मतलब डीएड बीएड इस प्रकार से कोर्सेज चलते थे, ये अभी इस प्रकार से नहीं होना चाहिए। चाहे शिक्षक वह प्री प्राइमरी के क्लास को पढ़ाए या फिर वहाँ सेकेंडरी या हायर सेकेंडरी को पढ़ाए, उसके लिए एक ही करिकुलम रहेगा, एक ही अभ्यासक्रम रहेगा, जिसमें ज्यादातर जो समय है वो एक्चुअल प्रैक्टिस में रहेगा और साथ ही साथ मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच के साथ में रहेगा। इसलिए कहा गया है कि 2024 के पहले सभी विश्वविद्यालय इस प्रकार का जो आईटेप है, मतलब इंटीग्रेटेड टीचर ट्रेनिंग एजुकेशन प्रोग्राम जो है उसका स्वीकार करेंगे, ताकि जैसे एजुकेशन पॉलिसी में कहा गया है कि 2030 के बाद में कोई शिक्षक ऐसा नहीं रहेगा जो आईटेप का नहीं होगा, क्योंकि आईटेप का ही शिक्षक आगे सभी क्लासेस को पढ़ाना अपेक्षित है। इसलिए बीच में हो सकता है कि हमारे पास में इस प्रकार से इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम पूर्ण करने वाले शिक्षक की कमी होगी। इसलिए वही प्लानिंग हमारे इसमें किया गया है कि 2024 तक
24 तक सभी विश्वविद्यालयों में इस प्रकार से यह अभ्यासक्रम या यह करिकुलम शुरू होना चाहिए। साथ ही साथ जो मॉडल कॉलेजेस है या जो हमारे इंटीग्रेटेड कॉलेजेस है वहां पर इस प्रकार से होना चाहिए। साथ ही साथ एक कंपोजिट स्कूल करिकुलम होना चाहिए, जिसे हम कहेंगे कि ये प्रोग्राम जो है यदि किसी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में चलाए जाते हैं तो उस शिक्षक को काफी समय से हमारा उसका योगदान टीचिंग में हो सकता है। क्योंकि अभी फिलहाल जो हमारा स्ट्रक्चर है वहां पर साल भर में 30 या 40 उसको लेसन कंडक्ट करने के लिए मिलते हैं प्रत्यक्ष रूप से पढ़ाने के लिए। लेकिन यहाँ अपेक्षित है कि 4 साल में कम से कम वो 2 साल कंटिन्यूअस हमारे विद्यार्थियों के कांटेक्ट में रहेगा, कम्युनिटी के कांटेक्ट में रहेगा, और इसीलिए उसका जो एफिशिएंसी है, टीचिंग प्रोफिशिएंसी है, ये बढ़ेगी। इसलिए ज्यादा समय इस प्रकार से प्रैक्टिकल को दिया गया है। मैं समझता हूं कि इसमें अच्छे जो व्यक्ति है या अच्छे विद्यार्थी है, जो मेरिटोरियस स्टूडेंट है, उनको अट्रैक्ट करने के लिए भी इस करिकुलम का सेटअप किया गया है। हो सकता है बहुत बार ऐसा होता है, आज की परिस्थिति ऐसी है कि जहां कहीं किसको एडमिशन नहीं मिलती वह इस प्रकार के टीचर एजुकेशन में चले जाता है। लेकिन बहुत सारे शिक्षक स्टूडेंट ऐसे रहते हैं कि उनका इंटरेस्ट रहता है, लेकिन पढ़ाई के कारण या फिर कुछ दिक्कतें के कारण वो उसमें पार्टिसिपेट नहीं होते। इसलिए ऐसे भी विद्यार्थियों के लिए यहाँ पर एक मौका प्रदान करने का एक जरिया रखा हुआ है कि कोई मेरिटियस स्टूडेंट है, वो चाहते हैं कि मैं शिक्षक बनूं, तो उसके लिए भी मल्टीपल एंट्री इसमें दी गई है कि वो 1 साल का भी बीएड कर सकता है या 2 साल का भी करता है। लेकिन इस प्रकार के 4 ईयर आईटेप के अंदर जो चलने वाले इंस्टीट्यूट है वही उसको ज्वाइन करना पड़ेगा, ताकि वहाँ का जो मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच है उससे वह भली भांति परिचित हो। इस प्रकार से भी प्रावधान इस एजुकेशन में किया गया है। साथ ही साथ शिक्षक बनने के लिए आज हम कहते हैं कि सिर्फ कोई भी मतलब कभी बहुत सारे स्टेट में एंट्रेंस एग्जाम होता है। अभी आने वाले समय में, जैसे नाटिया जी ने उल्लेख किया था मेरे पहले, कि शिक्षक बनने के लिए उसको इस प्रकार की कोई परीक्षण से जाना पड़ेगा, जो टेस्ट होगी, जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा बनाई गई जाएगी, और उसी के द्वारा उसकी जो हम उसको एप्टीट्यूड और सब्जेक्ट नॉलेज देखा जाएगा, परखा जाएगा, और अच्छे ही स्टूडेंट को इसमें आने का मौका मिलेगा ताकि ठीक प्रकार से उसकी शिक्षा हो। इस प्रकार से कई सारे परिवर्तन ये हमारे इसमें सजेस्ट किए हैं टीचर एजुकेशन प्रोग्राम में। आगे उसमें जैसे रिसर्च ओरिएंटेड भी प्रोग्राम रहेंगे, जिसमें जहां पर रिसर्च पे सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण योगदान दिया जाएगा। साथ ही साथ कम्युनिटी कम्युनिकेशन भी होगा, उसको समाज में जाकर कई सारी बातें करनी पड़ेगी, उसका भी प्रावधान इसमें किया गया है, ताकि कई सारा एक्सपीरियंस होगा। स्थानीय समाज में जाकर कुछ उनके परंपराएं हैं, उसका अभ्यास करना पड़ेगा, ताकि बच्चों को एक शिक्षक जो बनना है उसको सभी प्रकार के विज्ञान का, सभी प्रकार के भाषाओं का, हमारे स्थानीय जो भी परंपरा है उसका ज्ञान होना जरूरी है। इसीलिए कम्युनिटी पार्टिसिपेशन के बारे में इसमें सोचा है। रिसर्च बेस्ड टीचर प्रोग्राम प्रिपरेशन रहेगी, यानी अभी जो हमारे जो एकल महाविद्यालय चलते हैं, जिसको हम स्टैंड अलोन कॉलेजेस चलते हैं, उसमें बहुत कम रिसर्च चलता है एजुकेशन के बारे में। नई नई जो पढ़ाने की पद्धतियां हैं, नए नए उसमें आविष्कार हुआ है, वो होना चाहिए, ताकि उसको ठीक प्रकार से हमें एक अच्छा प्रोग्राम तैयार करने में कंट्रीब्यूशन हो। तो ऐसे कई सारी चीजें इसमें दी हुई है ताकि एक अच्छा शिक्षक बने, एक राष्ट्रीयता जिसमें हो, जिसमें सभी प्रकार के मूल्य का समावेश हो। इस प्रकार से सभी कंटेंट्स जो है वो डेवलप किए जाएंगे, और वह जो कंटेंट्स है वो करिकुलम में इनकॉर्पोरेट किए जाएंगे। तो ऐसी चीजें कुछ यहाँ पर मैंने आपके सामने रखी है, जो अभी तो आईटेक जो कोर्स है, जिसमें हम 4 साल का जो इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है उसका कुछ करिकुलम बनाया गया है, लेकिन वो भी प्रोसेस में है। जिससे इस प्रकार से
ट्रायल बेसिस पर यहाँ मतलब एनसीटी ने ऐसे इस प्रकार से एक निर्णय किया है कि पहले जो अच्छे संस्थान है, जो गवर्नमेंट के हैं या फिर गवर्नमेंट एडेड है या फिर जिनका एक्रेडिटेशन हुआ है, ऐसे ही संस्थानों पर इस प्रकार से ये 4 वर्षीय अभ्यासक्रम शुरू करेंगे और हम इसको पायलट स्टडी करके 2 साल तक 3 साल तक उसको चलाएंगे और उसमें से कुछ यदि संभाव्य कुछ गलतियां हैं उसको सुधार कर फिर पूरे देश में लागू करने का प्रयास रहेगा। ऐसा अभी अभी हम हमारे जनरल बॉडी मीटिंग में तय किया गया है। मुझे ऐसा लगता है कि यह परिवर्तन बहुत अच्छा है और आने वाले दिनों में एक अच्छा शिक्षक के नाते एक अच्छा प्रशिक्षण तैयार होने की निश्चित संभावना है, ऐसा मैं कहता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद प्रोफेसर साहब, डॉक्टर साहब, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, गढ़ू साहब का। आपके मार्गदर्शन के बाद मैं अभी अनुरोध करूंगा, लेकिन उससे पहले कुछ परिचय दे दूं और कुछ अपने दिल की बातें कह दूं। माननीय मुकुल जी, मेरे को पढ़ाया, विषय का अध्ययन मुकुल जी ने नहीं कराया, लेकिन मुझे मुकुल जी ने शिक्षक सिखाया। देखिए, 2 बातें हैं। एक बात ये है कि आपने विषय पढ़ा, मैं कंप्यूटर साइंस का व्यक्ति हूं, मैंने कंप्यूटर साइंस पढ़ा है, उससे पहले साइंस पढ़ा है, लेकिन मैं तब तक शिक्षक नहीं बना था, उससे पहले मैं शिक्षक भी नहीं था। लेकिन जब मैं शिक्षक बना और शिक्षक बहुत साल बना रहा, बाद में मुझे समझ में आया कि मैं तो शिक्षक था ही नहीं, इसलिए मैंने अपने आप को एक्सीडेंटल टीचर बोला। लेकिन मुकुल जी ने मुझे बताया कि शिक्षक क्या होता है, इसलिए मुकुल जी मेरे गुरु हैं। मुकुल जी मूलतः नागपुर शहर के हैं और स्नातक है लॉ में। और आप लोगों को ये जान के आश्चर्य होगा कि उन्होंने अपना पूरा जीवन राष्ट्र को दिया हुआ है, हम लोगों को दिया हुआ है, आप लोगों को दिया हुआ है। आप 2014 तक विवेकानंद केंद्र से जुड़े रहे, 2011 तक विवेकानंद केंद्र से जुड़े रहे, उसके बाद 2014 से भारतीय शिक्षण मंडल के आप अखिल भारतीय संगठन मंत्री हैं। एक बड़ा संगठन जो शिक्षकों का संगठन है, जो शिक्षाविदों का संगठन है, उसके आप एक मार्गदर्शक है। हम लोगों को अगर आज तक कुछ सीखने का मौका मिला है तो वो मुकुल जी से मिला है। मैं बहुत सम्मान से, वो सम्मान यहाँ से नहीं बता सकता मैं आदरणीय मुकुल जी को प्रणाम करता हूँ और उनसे अनुरोध करता हूँ कि हमें मार्गदर्शन दें। माननीय मुकुल जी। तत्कर्मयन्न बंधाय साविद्याया विमुक्तये आयासाया परम कर्म विद्यान्याशिल्प नैपुणम्। कर्म वही है जो बंधन में न बांधे और विद्या वही है जो मुक्त करे। अन्य सभी कर्म तो व्यर्थ का परिश्रम है और अन्य सभी विद्याएं मात्र कारीगरी है। विष्णु पुराण का यह श्लोक भारतीय शिक्षण मंडल का ध्येय श्लोक है, जो हमें विद्या की, एजुकेशन की, शिक्षा की भारतीय परिभाषा देता है। जब हम शिक्षक शिक्षा, अध्यापक शिक्षा की बात करने जा रहे हैं तो हमारे मन में ये स्पष्ट होना चाहिए कि हम किस शिक्षा में शिक्षक बनाना चाह रहे हैं। 1835 के एजुकेशन एक्ट के बाद में इस देश में जो फैक्ट्री एजुकेशन लागू हुआ, जिस फैक्ट्री एजुकेशन के माध्यम से छात्र के अंदर केवल इंफॉर्मेशन, जानकारियां भरने का, ठूसने का कार्य किया जाने लगा और उन जानकारियों का जो सबसे अच्छा वमन करता है, सबसे अच्छा उसको अच्छी तरह से परीक्षा में रख पाता है, उसको उच्च अंक देने का जब चलन हुआ और यह एग्जाम ओरिएंटेड परीक्षा को केंद्र में रख करके एक शिक्षा पद्धति विकसित हुई, तब से आज तक हम उसी को लागू कर रहे हैं। और हमारी जो वर्तमान में अध्यापक शिक्षा है, जो बीएड का पाठ्यचर्या और पाठ्यक्रम दोनों है, करिकुलम और सिलेबस में फर्क होता है, इसलिए दोनों शब्द अलग अलग है, पाठ्यचर्या और पाठ्यक्रम, ये दोनों ही। और उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण होती है पेडागोजी, जो अध्ययन विधि है, वह अध्ययन विधि, ये तीनों ही उस फैक्ट्री एजुकेशन के लिए उपयोगी ऐसे शिक्षक को बनाने वाली और पद्धति है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020
इस अध्ययन को, इस शिक्षा को, भारतीय शिक्षा व्यवस्था को इस फैक्ट्री एजुकेशन के बंधन से मुक्त करना चाहती है। जो मुक्तकरी शिक्षा है, वह मुक्तकरी विद्या स्वयं पहले मुक्त हो जाए, ऐसा प्रावधान इस शिक्षा नीति में है, ऐसे बीज है। निर्भर करता है इस बात पर कि शिक्षक मुक्त होना चाहता है कि नहीं चाहता। शिक्षक यदि मुक्त होना चाहेगा तो यह शिक्षा नीति उसे मुक्त होने के लिए अवसर प्रदान करेगी, कर रही है। उसके क्रियान्वयन को ठीक से किया जाए तो हम जो चाहते हैं वह जो 1835 में शीर्षासन हुआ, वह शीर्षासन ठीक किया जा सकता है। जैसे कि पहले प्रारंभ में अमिताभ जी ने फिनलैंड की बात की थी, वह जो ठोकर खा करके बेचारे जहां पर पहुंच रहे, जो हमारे पास इतने हजार वर्षों से हमारे पास में पहले से जो शिक्षण विधि है, अध्ययन विधि है, वह फिर से लागू हो सकती है। निर्भर करता है शिक्षकों की मानसिकता पे, शिक्षकों के विचार पे, शिक्षकों की तैयारी पे, परिश्रम की तैयारी पे, तप की तैयारी पे। इसलिए शिक्षक किस शिक्षा के लिए तैयार करने, ये हमको समझना पड़ेगा। जैसे कन्वेयर बेल्ट पे और कार बनती है या मोबाइल का असेंबली होता है, एक एक कंपोनेंट, एक एक पार्ट जाकर के नट कस दिया जाता है, दूसरे जब व्यक्ति के पास जाता है वो दूसरा नट कसता है, करते करते 20 लोगों के हाथ से जाते जाते मोबाइल पूरा तैयार हो जाता है। या कार का भी पहले चेसिस रखा जाता है, फिर वो आगे बढ़ता है कन्वेयर बेल्ट पे, कोई उसमें इंजन रखता है, उसके नट कस देता है, फिर आगे जाते उसमें सीटें रखता है, कोई टायर लगाता है, करते करते 15-20 लोग नट कसते हैं अलग अलग, और अलग अलग नट कसते हुए और वह कार खड़ी हो जाती है। आज की शिक्षा पद्धति भी वही है। बालक बेचारा अपनी कक्षा में बैठा है, भूगोल का शिक्षक आता है, 2-4 नट कस देता है, निकल जाता है, फिर 35 मिनट बाद गणित का शिक्षक आता है, वो इधर वाले नट कसता है, और ऐसे करते करते 12वीं तक वो बच्चा नट केस हो जाता है। उसको पता नहीं जीवन में करना क्या है। 10वीं के बालक को ये पता नहीं कि साइंस लूं या आर्ट्स लूं या कॉमर्स लूं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति उसको दूर कर रही है, ये इस दुविधा को ही दूर कर रही है। नहीं तो आज दुविधा है। मैं 10वीं के माता पिता को, 10वीं के बालकों के माता पिता को कहता हूँ, इस आयु में शिवाजी ने अपने जीवन का लक्ष्य तय कर लिया था और पहला किला जीत लिया था तोरणगढ़ 14 वर्ष की आयु में। और 14 वर्ष की आयु में आपका बालक ये तय नहीं कर सकता है कि मैं साइंस लूं कि कॉमर्स लूं कि आर्ट्स लूं, और लूं तो क्यों लूं। हम जिस निर्णय क्षमता को बढ़ाने के लिए एजुकेशन होना चाहिए, रैशनल थिंकिंग वगैरह शब्दावली एनसीएफ में सारी प्रयोग करते हैं हम, रैशनल थिंकिंग और वैज्ञानिक दृष्टिकोण, साइंटिफिक एप्टीट्यूड वगैरह वगैरह शब्द सारे प्रयोग कर लिए हैं, लेकिन उन शब्द हो रहे हैं क्या? वास्तविकता में आपका 10वीं का बालक या 12वीं का बालक निर्णय लेने की क्षमता रख रहा है क्या? अपने स्वयं के जीवन के लक्ष्य को जानता है क्या? यदि ये नहीं जानता तो ये कन्वेयर बेल्ट वाली शिक्षा पद्धति बदलनी पड़ेगी, और ये कन्वेयर बेल्ट वाली शिक्षा पद्धति सरकार नहीं बदल सकती, क्योंकि सरकार ने लागू की है। वो कैसे बदलेगी? जो मूल कारक है वही उसी से हम अपेक्षा कर रहे हैं कि वो ठीक करेगा। वो कैसे ठीक करेगा? 1835 का एक्ट में सबसे बड़ा प्रावधान तो यही था कि बिना सरकार की अनुमति के आप पढ़ा नहीं सकते। तो इसलिए सरकार केंद्रित शिक्षा पद्धति फिर से समाज केंद्रित, और उससे भी अधिक महत्वपूर्ण समाज पोषित, और केंद्र तो उसका सदा से भारत में गुरुकुल के समय से आज तक भी इस फैक्ट्री एजुकेशन में भी शिक्षा का केंद्र तो हमेशा से आचार्य ही रहा है। इसलिए आचार्य केंद्रित, आनंद के अध्ययन केंद्रित, और उस कारण से आनंद केंद्रित, ऐसे 3 आचार्य केंद्रित, अध्ययन केंद्रित, अध्यापन नहीं। आप इस फर्क, इस भेद को समझिए। आचार्य केंद्रित है लेकिन अध्यापन केंद्रित नहीं है। आचार्य केंद्रित होते हुए भी अध्ययन केंद्रित, इसलिए शिक्षक शब्द नहीं प्रयोग किया मैंने, आचार्य शब्द प्रयोग किया। और इसलिए अध्यापक कौन होता है? जो अध्ययन में सहयोग करता है। अध्यापन नाम का कोई शब्द संस्कृत में है ही नहीं, ये तो बनाया हमने हिंदी में। अध्ययन ही है, प्रक्रिया तो लर्निंग की है। टीचिंग हो ही नहीं सकता, टीचिंग इज इम्पॉसिबल, ओनली लर्निंग इज पॉसिबल, एंड टीचर इज वन हु फैसिलिटेट्स दैट लर्निंग। अध्यापक वह है जो अध्ययन संभव करता है, अध्ययन के लिए अवसर प्रदान करता है। यह हमारा एक बार तय हो जाए कि हमको बनाना क्या है, तब हम अध्यापक शिक्षा पर बाकी बातें कर सकते हैं। हम उसका एनसीएफ तो बना रहे हैं, हम उसका नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन एनसीएफ टी बना तो रहे। उसके लिए हमने चांदकिरण सलूजा जी के नेतृत्व में समिति बनाई। चांदकिरण जी को ये सारी बातें स्पष्ट है, इसलिए मुझे अपेक्षा है कि ये सारी बातें आएगी उसमें।
लेकिन हम क्या बनाना क्या चाहते हैं, प्रोडक्ट क्या चाहते हैं, हम आउटकम क्या चाहते हैं, हमारा अधिगम फलित क्या है। हमारे पूरे 4 वर्ष का यदि आप पाठ्यक्रम बना रहे हो, पाठ्यचर्या बना रहे हो, तो 4 वर्ष के बाद 12वीं पास किया हुआ बालक 4 वर्ष तक उस पाठ्यक्रम को पार करने के बाद में उसका आउटकम क्या चाहते, उसका अधिगम फलित क्या चाहते, उसके इस सारे अधिगम का अध्ययन का जो वह परिश्रम करेगा 4 वर्ष तक, उससे आप आउटकम क्या चाहते, फलित क्या चाहते, इसको पहले डिफाइन करना पड़ेगा। एनसीटी ने कहीं पर भी इसको डिफाइन नहीं किया है। विद्या भारती ने किया है, ये आचार्य की प्रतिभाषा दी है विद्या भारती ने, भारतीय शिक्षण मंडल में किया हमने इस काम को कि अधिगम फलित पहले तय हो जाए। अधिगम फलित तय हो तब फिर तो आप रिवर्स प्लानिंग कर सकते हैं ना कि आपको 4 वर्ष बाद ये यदि आउटपुट चाहिए, इस प्रकार का अधिगम फलित चाहिए, तो उसके लिए 4 वर्ष में आप क्या करोगे। हम अधिगम फलित को जब तक तय नहीं करेंगे तब तक आगे की बात नहीं होगी। इसलिए अधिगम फलित को तय करने के लिए केवल 5वां बिंदु जो टीचर एजुकेशन के ऊपर है, वह राष्ट्रीय शिक्षा नीति का 5वां बिंदु पढ़ करके नहीं चलेगा। आपको पूरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति समझनी पड़ेगी, क्योंकि जैसा आदरणीय अध्यक्ष रविंद्र कड़ू जी ने बताया कि हम लोग वास्तविकता में तो इस 5+3+3+4 के लिए शिक्षक बना रहे हैं, और एक 4 वर्षीय पाठ्यक्रम में सभी स्तरों के लिए शिक्षक बनाने की बात की। उसके लिए सबके लिए एक करिकुलम होगा, ऐसी बात कड़ू साहब ने की। हो सकता है कि ये सोचना पड़ेगा। पहले 5 वर्ष जिसको फाउंडेशनल कोर्स कह रहे हैं, जिसमें 3 वर्ष प्री प्राइमरी के और 2 वर्ष पहली और दूसरी प्राइमरी के हैं, वह बाल वाटिका, शिशु वाटिका, आंगनवाड़ी और उसके बाद में प्रथमा और द्वितीया, इन 5 वर्षों में फाउंडेशन नींव जो तैयार करनी है, जिसको हमारे बौद्ध साहित्य में अधिशील शिक्षा कहा गया, जो गुरुकुल का नींव थी, उसका शील तैयार करना है। वहां पर उसकी दशेंद्रियों का विकसन करना है, 5 ज्ञानेंद्रिय और 5 कर्मेंद्रियों का विकास हो, उनके बीच में आपसी कोऑर्डिनेशन, समन्वय हो, और इन 10 को जो नियमित और निर्धारित और संचालित करता है, उस मन की ओर हम ध्यान दे, वो मन एकाग्र होकर के इन 10 इंद्रियों का काम व्यवस्थित कर सके। ये शील का निर्माण उस आयु में करना है, क्योंकि 3 साल की उम्र में आप ले रहे हो, 8 साल की उम्र तक तो सब हो जाता है। आपकी आधुनिक न्यूरोलॉजी और आधुनिक फिजियोलॉजी और आधुनिक एनाटॉमी, चिकित्सा शास्त्र हमको बताता है, आयुर्वेद तो बताता ही है, आधुनिक आयुर्विज्ञान भी बताता है कि 8 साल तक सब कुछ हो जाता है। 8 साल के बाद तो जो आप करते हो उसका कोई अर्थ नहीं है। 8 साल के बाद तो आप उसके ऊपर ही कुछ करोगे। जो शरीर का, मन का, बुद्धि का, इंद्रियों का, अस्थियों का, मज्जाओं का और मांसपेशियों का विकास होना है, वह 8 वर्ष तक हो गया। ज्ञानेंद्रियों की तो बात ही नहीं कर रही आपकी शिक्षा नीति। आपकी बीएड की करिकुलम अभी तक का, आपका बीएड करिकुलम कॉग्निशन से शुरू होता है, समझ से शुरू होता है। अरे समझने से पहले ग्रहण तो करना पड़ेगा। 5 ज्ञानेंद्रियों से वो ज्ञान ग्रहण करेगा, उसके बाद तो कॉग्निशन होगा। विदाउट परसेप्शन हाउ कैन देयर बी कॉग्निशन? सो अनलेस यू वर्क ऑन परसेप्शन यू कैन नॉट वर्क ऑन कॉग्निशन। तो पहले 5 वर्ष जो अधिशील शिक्षा है, उस अधिशील शिक्षा के लिए जो मातृवत शिक्षक चाहिए, क्योंकि ये काम माँ का है, इसलिए हमारे यहाँ गुरुकुल में 8 साल का बालक जाता था। 8 साल के बालक का उपनयन करके उसको गुरुकुल में भेजते थे। 8 साल तक वो मातृकुल में रहता था, माँ के घर में रहता था। मातृकुल से गुरुकुल है। आज अपने मातृकुल का एक हिस्सा, क्योंकि माताएं व्यस्त हो गई, माताएं भी वर्किंग हो गई, परिवार छोटे हो गए, संयुक्त परिवार से और एकल परिवार हो गए, उसमें दादा दादी और बुआ, मामा मामी ये सब नहीं रहे, इसलिए वह मातृकुल में अधिशील शिक्षा हो नहीं रही, तो वह भी काम विद्यालय को करना पड़ रहा है। इसलिए 3री वर्ष की आयु में हम प्रवेश दे रहे, राष्ट्रीय शिक्षा नीति कह रही। तो मातृकुल शिक्षा के पहले 5 वर्ष यदि आप अपने ऊपर ले रहे हो फाउंडेशनल कोर्स के रूप में, तो उसमें तो आपको शिक्षक नहीं तैयार करना है, उसमें तो आपको अध्यापक नहीं तैयार करना है, उसमें तो आपको आचार्य भी नहीं तैयार करना। उस पहले 5 वर्ष के लिए तो अधिशील शिक्षा के लिए तो आपको माता को तैयार करना है। तो आपके बीएड कॉलेज में से जो पहले 5 वर्ष के लिए फाउंडेशनल कोर्स के लिए जो शिक्षक निकलेगा, 4 ईयर कोर्स में से या 2 ईयर कोर्स में से या 1 ईयर कोर्स में से, उसको अधिशील शिक्षा के लिए तैयार करना है, उसको मातृत्व होना चाहिए। फिर दूसरा जो 3 वर्ष है, 3री, 4थी, 5वीं, 3rd to 5th स्टैंडर्ड, जो प्राथमिक के 3 वर्ष है, जिसको प्रिपरेटरी कहा है, जो तैयारी करने वाला कहा है,
राष्ट्रीय शिक्षा नीति में। उस प्रिपरेटरी में हमारे बौद्ध साहित्य के अनुसार, गुरुकुल शिक्षा के अनुसार उसको अधिचित्त कहते हैं, उसमें चित्त की सफाई करनी है। अब वो चित्त की सफाई करने वाला शिक्षक, अधिशील का शिक्षक, अधिचित्त का शिक्षक, उसको कोई और विशेष बातें जानकारी में होनी पड़ेगी। वहां पर विषयों का शिक्षण उतना नहीं है, वहां पर भले ही वर्णमाला का और लेखन का और वाचन का और गणना का थोड़ा बहुत शिक्षण देना है तीसरी चौथी पांचवी में, लेकिन बहुत अधिक विषयों में नहीं जाना, इसलिए वहां विषय का शिक्षक चाहिए नहीं, वहां उस प्रकार का शिक्षक चाहिए जो विद्यार्थी को तैयार कर सके आगामी शिक्षा के लिए। फिर हम जाकर के छठी सातवीं आठवीं में जो माध्यमिक शिक्षा में आएंगे, उस छठी सातवीं आठवीं में विषय शिक्षक चाहिए हमको, जो आज के शिक्षक बीएड कॉलेज बना रहा है। अभी की जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति में जो नई संरचना बता रहे हैं, उस नई संरचना में इस अधिप्रज्ञ के स्तर पर, जहां प्रज्ञा का विकास होता है, जहां प्रज्ञा की सफाई करना शुरू होता है, जहां पर आज के आपकी भाषा में रेडिकल थिंकिंग, रैशनल थिंकिंग, लॉजिकल थिंकिंग शुरू होता है, कॉग्निशन के बाद की स्थिति एनालिसिस, और एनालिसिस के बाद में जो डिसीजन मेकिंग पे उसको जाना है, वो जहां पर होना है छठी सातवीं आठवीं का, वह काम करने वाला शिक्षक चाहिए। और फिर 9वीं से 12वीं अधिप्रतिभ, उसके अंदर की प्रतिभा का विकास करना, उसके अंदर का टैलेंट विकसित करना। इसलिए 9वीं और 12वीं को बड़ा फ्लेक्सिबल बनाया राष्ट्रीय शिक्षा ने, क्योंकि वो अधिप्रतिभ शिक्षा है। इसलिए 9वीं से 12वीं में विषयों के चयन की सुविधा रखी, विषयों के चयन का लचीलापन रखा है, विद्यार्थी विषय चयन बदल सकता है। और फिर साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स को समाप्त कर दिया। 9वीं से 12वीं में कोई भी विषय वो ले सकता है, विविध प्रकार के विषय ले सकता है, बीच में 2 साल बाद विषय बदल सकता है। तो वहां अधिप्रतिभ के स्तर पर आपको विशेषज्ञ शिक्षक चाहिए 9वीं से 12वीं के लिए, जिसको हायर सेकेंडरी स्कूलिंग कहा है। वह हायर सेकेंडरी स्कूलिंग में आपको ये करना पड़ेगा। और उसके बाद में जो पोस्ट ग्रेजुएशन है, ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन है, जो हायर एजुकेशन है, उसको हमारे बौद्ध साहित्य के अनुसार गुरुकुल शिक्षा में उसको अधिविज्ञ कहते हैं। वहां पर आपको सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स तैयार करने हैं हमारे में से। अब आप सोचिए कि आपका जो बीएड का 4 ईयर का कोर्स है, वो आता है अधिविज्ञ में, आपको अधिविज्ञ तैयार करने, लेकिन अधिविज्ञ किस चीज के तैयार करने हैं? अधिशील, अधिचित्त, अधिप्रज्ञ और अधिप्रतिभ के को करने के लिए योग्य ऐसे आचार्य तैयार करने। अब आप सोच लीजिए, ये इतना वर्सिटाइल टास्क है कि इन चारों के लिए आपको अलग अलग करिकुलम डेवलप करना पड़ेगा। उसके बिना आप इसको कैटर नहीं कर सकते। और भी व्यवहारिक चीजें आएंगी। आज जो सैलरी स्ट्रक्चर है, वो सैलरी स्ट्रक्चर इतना विचित्र, इतना फ्लॉड है कि सबसे छोटे बच्चों को पढ़ाने वाले जो शिक्षक हैं, जिनको सर्वाधिक मेहनत करनी पड़ती है, उनको सबसे कम आप सैलरी देते हो, और 9वीं से 12वीं वालों को अधिक सैलरी देते हो। यदि मुझे 4 साल अध्ययन करके बीएड करने के बाद ही नौकरी लगने वाली है, तो मैं क्यों जाऊंगा अधिशील में? अधिशील में मेरे को क्या मिलेगा? इसलिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति में जो बात कही है, और आप टीचर एजुकेशन के एनसीटी जो एनसीएफ में बात कर रही है, उसमें विरोधाभास है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति कह रही है आंगनवाड़ी का शिक्षक यदि 12वीं पास होगा तो उसको 6 महीने का ट्रेनिंग देकर के हम तैयार कर देंगे। यानी अधिशील शिक्षा के स्तर पर, फाउंडेशनल स्टेज पर पहले 3 वर्षों के लिए आपको जो शिक्षक है, वो जो नाटिया जी विषय निकाल रहे थे, विषय निकाला था कि मल्टीपल एंट्री या मल्टीपल एग्जिट होगा कि नहीं, तो आपको 12वीं पास बच्चा यदि 1 वर्ष के आपके 2 सेमेस्टर कर लेगा, आप 4 ईयर बीएड कोर्स के, तो उसको आंगनवाड़ी के शिक्षक का सर्टिफिकेट आप दे सकते हैं, क्योंकि ऐसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति कह रही है। वो कह रही है 10वीं पास को 2 साल का ट्रेनिंग देकर के हम आंगनवाड़ी का शिक्षक बना देंगे। तो जो प्री प्राइमरी के 3 वर्ष है, पहले 5 में से जो पहले 3 वर्ष है, पहली दूसरी के पहले के 3 वर्ष, उसके लिए आप फर्स्ट ईयर के कोर्स में से निकाल सकते हैं। 2 साल के बाद में आप डिप्लोमा देना चाहते हैं, तो वो डिप्लोमा वाला आपके वह अधिचित्त वाले के लिए हो सकता है, यानी प्राइमरी टीचिंग के लिए 1ली से 5वीं के लिए हो सकता है। फिर उसके बाद जिसने 3 साल में पास कोर्स किया, जो कि आपके बाकी के बीए, बीकॉम, बीएससी के लिए जो शिक्षा नीति कह रही है, वही यदि आपने 4 ईयर बीएड में उसको भी फॉलो कर लिया कि 4 वर्ष के बाद जो प्रोफेशनल होगा वो 9वीं से 12वीं को पढ़ाएगा, जिसने 3 साल बाद ही छोड़ दिया वो 6ठी से 8वीं को पढ़ा सकता है, जो 2 साल का डिप्लोमा करेगा वो 1ली से 5वीं को पढ़ा सकता है, और जो 1 साल का करके निकलेगा वो
प्री प्राइमरी के जो 3 वर्ष है, बाल वाटिका और आंगनवाड़ी जिसको कहा है राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने, ऐसी यदि आप रचना करते तो मल्टीपल एंट्री मल्टीपल एग्जिट और आपका अधिशील, अधिचित्त, अधिप्रज्ञ और अधिप्रतिभ का जो विकास है वह भी हो सकता है। फिर आपका जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन है, एनसीएफटी, जो आपको बनाना है एनसीटी को, और जिसके लिए चांद किरण सलूजा जी की अध्यक्षता में समिति बनी है, वह इस मल्टीपल एंट्री मल्टीपल एग्जिट के अनुसार इस कोर्स वर्क को भी कर सकती है। और जो कडू सर ने कहा कि व्यावहारिक जो उसको शिक्षा मिलनी चाहिए, मैंने जो एक प्रपोजल बहुत पहले एक लेख में लिखा था कि राष्ट्र शिक्षक शिक्षा का, अध्यापक शिक्षा का सर्वोत्तम स्वरूप जो होगा वह स्वरूप ये होगा कि पहले 3 घंटे वो सुबह के 3 घंटे वह विद्यालय में पढ़ाए और उसके बाद 3 घंटे वो उसकी थ्योरी पढ़े। प्रतिदिन दोनों काम हो, प्रतिदिन व्यावहारिक प्रशिक्षण भी हो और प्रतिदिन सैद्धांतिक प्रशिक्षण भी हो। इसलिए हर केवल मात्र जैसे आपने मल्टी डिसिप्लिनरी जो इंस्टीट्यूट होंगे वही 4 साल का चला सकेंगे, इतना बताया। मैं कह रहा हूं उसके आगे एक आपको जोड़ना चाहिए। जैसे एमबीबीएस चलाने के लिए आपको 30 बेड का हॉस्पिटल आवश्यक होता है यदि आपको एमबीबीएस का कोर्स चलाना है, वैसे यदि आपको बीएड का 4 साल का कोर्स चलाना है तो आपकी संस्था का किसी ना किसी विद्यालय के साथ अनुबंध होना चाहिए। और वो विद्यालय के साथ जो अनुबंध होगा वो प्री प्राइमरी से 12वीं तक के विद्यालय, 2-3 विद्यालयों से अनुबंध कर लो आप। इसलिए पहले वर्ष में आने वाला जो बालक है बीएड में, 12वीं के बाद में आने वाला जो बीएड का फर्स्ट ईयर का छात्र है, वो सारे के सारे छात्र प्री प्राइमरी में जाएंगे, आंगनवाड़ी में जाएंगे, बाल वाटिका में जाएंगे, शिशु वाटिका में जाएंगे। उसके बाद में सेकंड ईयर में वो 1ली से 5वीं के कक्षाओं में जाएंगे, 1ली दूसरी भी जाएंगे, 3री चौथी 5वीं भी जाएंगे। फिर उसके बाद में जो वह तीसरे वर्ष में जब प्रवेश कर लेगा तब वो 6ठी 7वीं 8वीं में जाएगा, और जब चौथे वर्ष में जाएगा तब वो 9वीं से 12वीं में जाएगा। यानी जिसको 9वीं से 12वीं का अध्यापक बनना है वही 4 साल पूरे करे, जिसको 6ठी से 8वीं तक का बनना है वो 3 साल में उसको आप बीएड की पास डिग्री दे दो एंड ही विल बी क्वालिफाइड ओनली फॉर मिडिल स्कूल। ये रचना यदि आप बनाते हैं तो वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के पैरेलल आपकी प्रोफेशनल एजुकेशन की शिक्षा भी हो जाएगी। और मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि एमएड का जो 5वां वर्ष है वो 5वां वर्ष भी इसमें ऐड कर दीजिए। जैसा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति बाकी लोगों को कह रही है कि जिनके पास ऑनर्स की 4 साल की डिग्री होगी उनका पोस्ट ग्रेजुएशन 1 साल में होगा, वैसे 1 साल का पोस्ट ग्रेजुएशन कीजिए और उसको हायर एजुकेशन के टीचर के रूप में कहिए। जो बात एआईसीटी और हायर एजुकेशन में राष्ट्रीय शिक्षा नीति भी कह रही है, इंडक्शन कोर्स की बात कर रही है कि केवल पीएचडी करने के बाद आप डायरेक्ट शिक्षक बन जाते हो, वो नहीं चलेगा। हायर एजुकेशन में भी आपको इंडक्शन कोर्स लेना पड़ेगा। वो इंडक्शन कोर्स की जगह 1 वर्ष का एमएड कंपलसरी कर दो उसको। यदि उसने कोई भी 4 वर्ष का ग्रेजुएशन किया है और उसके बाद में पोस्ट ग्रेजुएशन किया, पीएचडी कर लिया, कंप्यूटर साइंस में पीएचडी कर लिया अमिताभ जी ने, उसके बाद वो असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, अगर वो असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो ये 5वां वर्ष जो है एमएड का वो उसको करना पड़ेगा। वो उसको वहां पर वो पेडागोजी हायर एजुकेशन की आप सिखा दीजिए। वो हायर एजुकेशन की एमएड में जो पेडागोजी सिखाओगे वो आपके बीएड कॉलेज में भी काम आएगी और आपके बाकी के प्रोफेशनल और अन्य हायर एजुकेशन के कॉलेजेस में भी काम आएगी। क्योंकि आज जो बीएड कॉलेजेस की दुविधा है वह बीएड कॉलेजेस की दुविधा ये है कि अधिगम फलित तो स्कूल एजुकेशन के लिए है लेकिन कंट्रोल हायर एजुकेशन के हाथ में है। तो ये दोनों के बीच में झूलता रहता है कि हायर एजुकेशन का मामला है, बीएड का पास आउट तो जाएगा स्कूल एजुकेशन में, इसलिए डिमांड क्रिएट करनी है स्कूल एजुकेशन को। कितने बीएड चाहिए हर राज्य में, इसकी कोई गणना करनी पड़ेगी कि नहीं करनी पड़ेगी। आप यदि स्कूल का जीआर 100% करना चाहते हो तो आपको पहले फाउंडेशनल कोर्स अधिशील के स्तर पर कितने शिक्षक चाहिए और कितने जल्दी वो शिक्षक चाहिए, और कितने जल्दी वो शिक्षक चाहिए तो 1 साल में आपको वो निकालने पड़ेंगे। तो 4 ईयर बीएड कोर्स में ही फर्स्ट ईयर में जो छोड़ना चाहेंगे उनको आप आंगनवाड़ी में भेजिए ना, आंगनवाड़ी या बाल वाटिका में भेजिए, आंगनवाड़ी के शिक्षकों को 1 साल का कोर्स करवा दीजिए। तो ये अत्यंत व्यावहारिक ऐसा स्वरूप अपना अध्यापक शिक्षा का हो सकता है। 2-3 जो सैद्धांतिक बातें करिकुलम में आने की आवश्यकता है और जिससे जो कडू जी ने भी अपेक्षा व्यक्त की और जो नाटिया जी ने भी अपेक्षा व्यक्त की कि गुरुकुल की शिक्षा के जो वैज्ञानिक पक्ष है वो वैज्ञानिक पक्ष हमारे आधुनिक शिक्षा में भी आ जाएंगे और ये फैक्ट्री एजुकेशन से नटकेश बनाने वाली शिक्षा की जगह पर अधिशील, अधिचित्त, अधिप्रज्ञ और अधिप्रतिभ को फॉलो करते हुए एक सर्वांगीण व्यक्तित्व विकास किए हुए
समाजोपयोगी और ऐसे नागरिक को समाज में भेजने वाली स्कूल शिक्षा बन जाएगी। बीएड ठीक हुआ तो बाकी सब ठीक हो जाएगा। ऐसा यदि करना है तो आपको अध्ययन केंद्रित लर्निंग सेंट्रिक पेडागोजी को सिखाने वाली और पद्धति विकसित करनी पड़ेगी। और लर्निंग सेंट्रिक पेडागोजी आज जगत भी आ रहा है, प्रोजेक्ट बेस्ड और बाकी के बहुत सारे विषय वो सारी दुनिया में अभी चल रहे, अमेरिका में भी चल रहे। वो बेचारे परेशान है फैक्ट्री एजुकेशन से, सारा विश्व परेशान है फैक्ट्री एजुकेशन से, इसलिए फिनलैंड में उन्होंने कक्षा बंद कर दी। फिनलैंड में उन्होंने कहा कि कक्षा नहीं होगी, एक्टिविटी रूम्स होगी, सारी एक्टिविटी रूम्स है। फॉर्मल टीचिंग लर्निंग उन्होंने 1.5 घंटे के लिए सीमित कर दिया। 8 घंटे के विद्यालय में केवल 90 मिनट फॉर्मल टीचिंग लर्निंग होगा, बाकी तो वो पेंटिंग करेगा, खेलेगा, बालक मुक्त रहेगा। बाकी समय में 6 घंटे मुक्त रहेगा और केवल 1.5 घंटा वह टीचिंग लर्निंग में फंसेगा। ये आज फिनलैंड कह रहा है, हमारे गुरुकुल में ऐसा ही था। वो खेती करता था, वो सफाई करता था, वो खेलता था, कूदता था, सारे 64 कलाओं का अध्ययन करता था, गाय का दूध निकालता था और 1.5 घंटा बैठ करके वह गुरु के सामने विविध प्रकार के विषय सीखता था और 12 साल बाद निकलता था। तो पूर्ण समाज के लिए उपयोगी ऐसा नागरिक बन करके निकलता था। पहले 8 साल माँ के घर में वह अधिशील अपना उत्पन्न करता था, उसके बाद में अधिचित्त, अतिप्रज्ञ, अधिप्रदीप कर लेता था। उसके बाद उसको यदि आचार्य बनना है, विशेषज्ञता चाहिए, तो और आगे 5-10 वर्ष वह अपने अपने विषय का स्पेशलाइजेशन करता था, तो वो वहां से आचार्य बनता था। राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने इस सब के बीज दे दिए। ये फिर से आ सकता है, आधुनिक परिवेश में आ सकता है। बड़ी बड़ी दाढ़ी वाले गुरुओं की जरूरत नहीं है। वैसे हमारे अनिल सहस्त्रबुद्धे जी ने उस दिशा में भी कदम उठा लिया ऋषि बनने की ओर, लेकिन उसकी जरूरत नहीं है। और झोपड़ियां भी बढ़ाने की जरूरत नहीं है। बड़े बड़े अच्छे अच्छे और कंक्रीट के और कक्षाओं के अंदर गुरुकुल चल सकते हैं यदि हम बीएड को ठीक कर दे तो हमारे शिक्षक आचार्य बन जाएंगे। जो आचरण करके लागू करता है वो आचार्य होता है। हमारे शिक्षक आचार्य बन जाएंगे। ऐसे आचार्यों के निर्माण केंद्र हमारी अध्यापक शिक्षा बने। इस दृष्टि से अध्यापक शिक्षा को रीडिजाइन, रीडिफाइन और कॉन्स्टिट्यूट करने की आवश्यकता है। तीनों बातें आवश्यकता है। उसकी संकल्पना भी, पुनर्संकल्पना करने की भी आवश्यकता है और उसके अंदर पुनर्परिभाषा भी करने की आवश्यकता है। शिक्षा की भी परिभाषा व्यवस्थित फिर से करने की आवश्यकता है और उसकी संरचना को भी, संकल्पना और उसकी संरचना दोनों को भी फिर से करने की आवश्यकता है। रीडिजाइन, रीडिफाइन एंड रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ टीचर एजुकेशन, यह अध्ययन केंद्रित, आनंद केंद्रित शिक्षा विधि के आधार पर होगी तो अपने आप शिक्षक प्रतिष्ठित होगा। शिक्षक यदि काम करते, पढ़ाई पैसे के लिए नहीं करते। बहुत बड़ी गलतफहमी हमने फैला रखी है कि पैसा जीवन का लक्ष्य है। पैसा जीवन का लक्ष्य होता तो सब्जी वाले बनते, क्योंकि आपके घर के बाहर जो रेडी पे सब्जी बिकता है, बेचता है ना, वह अनेक शिक्षकों की सैलरी से अधिक पैसा कमा लेता है। उसकी दिन की कमाई 1 से 1.5 हजार है। गोलगप्पे जो बेचता है, पुचकी, पानी की पुचकी, वो गोलगप्पे बेचने वाला दिन में 2000 रुपए कमा लेता है। समोसे बेचने वाला दिन में 3000 रुपए मुंबई में कमा लेता है। दिन में 3000 रुपए मतलब लगभग 1 लाख रुपए महीने की इनकम हुई। कितनों को 1 लाख रुपए की सैलरी मिलती है। लेकिन आपको अपने बेटी की शादी के लिए वर शोधन करना होगा तो आपको 13,000 रुपए वाला कंठलंगोट वाला रिलायंस फ्रेश का सब्जी वाला चलेगा, जो कंठलंगोट लगा करके रिलायंस फ्रेश में सब्जी बेचता है, जिसको 13,000 रुपए महीना सैलरी मिलती है। आप अपने बेटे की शादी उसको करोगे। उसने बेचारे ने एमबीए किया, 6 साल माता पिता के लाखों रुपए बर्बाद करने के बाद में वो कंठलंगोट लगा करके सब्जी बेच रहा है। सब्जी नहीं बेच रहा होगा तो कुछ और बेच रहा है, बेचता ही है ना। एमबीए करता क्या है? मार्केटिंग के अलावा एमबीए का काम क्या है? या तो पॉलिसी बेचेगा इंश्योरेंस की, या बैंक के लोन बेचेगा, या क्रेडिट कार्ड बेचेगा, या प्रोडक्ट बेचेगा। बेचने के लिए एमबीए करवाते हैं हम। लेकिन हम उस सब्जी बेचने वाले को अपनी बेटी दे सकते हैं। और आपके घर के बाहर रेडी चला करके आने वाला महीने के 35,000 कमाता है, महीने के 40,000 कमाता है, उसको बेटी देने में आपको संकोच आता है क्योंकि उसकी प्रतिष्ठा नहीं है। व्यक्ति एमबीए में लाखों रुपए बर्बाद करता है प्रतिष्ठा के लिए। एमबीए में लाखों रुपए वो पैसे कमाने के लिए नहीं बर्बाद करता। उतने रुपए को इन्वेस्ट करके सब्जी का ठेला लगा लेता, एक कोने में अच्छी सी दुकान लगा लेता तो ज्यादा कमाता, महीने के ज्यादा कमाता। हमारे यहाँ नागपुर में एक बाबाजी सब्जी वाला करके उसने दुकान लगाई है, बिल्कुल रेलवे लाइन के किनारे पर छोटी सी दुकान है, वो हरे वाले टेंट लगा करके। एक दिन हमारे सुरेश गोये जी वहां पर कुछ संतरा खरीदने के लिए रुके थे,
तो उनसे बात होते होते सुरेश गोयल जी ने कहा मेरे दिमाग में केमिकल लोचा है, तो उस दुकानदार ने कहा मेरे भी दिमाग में केमिकल लोचा है, इसलिए एमबीए बनने के बाद सब्जी की दुकान डाल दी। इन्होंने पूछा अरे ये कैसे किया? बोले एमबीए के बाद मेरे को 15,000 20,000 की नौकरी लग रही थी, मेरे को 1 लाख रुपए महीना कमाना था, इसलिए मैंने सब्जी की दुकान डाली। तो मैंने हंसते हंसते गोयल जी को कहा दुकान में 1 लाख रुपया तो महीना कमा लेगा, लेकिन लड़की नहीं मिलेगी नागपुर में उसको, क्योंकि शादी के समय जाएगा तो लोग कहेगा सब्जी वाला है, हम हमारी लड़की नहीं देते। सामाजिक प्रतिष्ठा महत्वपूर्ण है। बीएड में यदि रेसिड्यू जा रहा है, बीएड में यदि बचा खुचा माल जा रहा है, तो उसका कारण है शिक्षक सामाजिक प्रतिष्ठा को खो चुका है। इसलिए यदि हम व्यावहारिकता से बीएड का पाठ्यक्रम तैयार करेंगे, जो कि मैंने बात कही, तो बीएड से निकलने वाला व्यक्ति प्रतिष्ठित व्यक्ति होगा, समाज की समस्या का समाधान करने वाला व्यक्ति होगा, और जब समाज उसको प्रतिष्ठा देने लगेगा तो अच्छा विद्यार्थी वहां जाने का प्रयास करेगा। जैसे आज अच्छा विद्यार्थी और सब्जी बेचने के लिए एमबीए करना चाह रहा है, वैसे अच्छा विद्यार्थी इंजीनियरिंग में जा रहा है, आईआईटी में जा रहा है और नौकर बन रहा है क्योंकि नौकरी की प्रतिष्ठा है, उसके जगह उद्योजक बनेगा, अध्यापक बनेगा जब उसकी प्रतिष्ठा होगी, उद्योजक की या अध्यापक की प्रतिष्ठा होगी। अध्यापक की प्रतिष्ठा को पुनः प्रतिष्ठित करने के लिए अध्यापक शिक्षा को उसकी पुनर्रचना करनी पड़ेगी। इसके लिए हम लोग प्रयास करें। नाटिया जी, कड़ू जी लगे हुए हैं, हम सब लोग भी, बाकी शिक्षक भी उसमें योगदान करें और एक अच्छी शिक्षा नीति को अच्छी तरह से लागू करें। नहीं तो अच्छी तो कोठारी कमीशन की रिपोर्ट भी थी, अच्छी तो राम मंत्री कमीशन की भी रिपोर्ट थी और अच्छी तो यशपाल समिति की ज्ञान आयोग की भी रिपोर्ट, नॉलेज कमीशन की भी रिपोर्ट बहुत अच्छी थी, लेकिन लागू नहीं हुई क्योंकि सरकारी अभिलेख सरकारी ही बने रहते हैं, असरकारी नहीं बनते। असरकारी तो तब बनते हैं जब शिक्षक उसको अपनाता है, शिक्षक उसको स्वीकार करता है। इसलिए इस अधिगम फलित को ध्यान में रखते हुए हम हमारी शिक्षक शिक्षा को पुनर्परिभाषित करें। इसी प्रार्थना के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद दादा, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथी शिक्षकों, आप सब सुन रहे थे, ये है आनंद, ये क्लास थी, ये कक्षा आपने जो अटेंड करी ना। खूब अपन कक्षा लेते, चुपचाप बैठो, सीधे बैठो, ये करो, ऐसा करो, ऐसा कुछ नहीं कहा किसी ने। आपने जो ये आनंद की प्राप्ति की थी, और मैंने ये आनंद कड़ू सर के चेहरे पे लाइव देखा पूरे सेशन में। डाटिया सर तो दिख नहीं रहे थे, आप लोगों ने कड़ू सर का को लाइव देखा, डाटिया सर के चेहरे पे जब आपको आनंद दिखा। ये आनंद है जो कि शिक्षक दे सकता है, जो माननीय मुकुल जी ने हम लोगों को दिए हैं। इतनी देरी में इस आनंद को कृपया अपने विद्यार्थियों तक पहुंचाए। तत्काल अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो पैनल पे लीजिएगा। दादा, पैनल के क्वेश्चन आप ले लीजिएगा, मुझे व्हाट्सएप के माध्यम से कुछ क्वेश्चन मिले हैं, मैं वो व्हाट्सएप के क्वेश्चन प्लेस कर देता हूँ। मेरे पास एक सवाल ये है, मैं कड़ू सर के सामने ये प्रस्तुत रखता हूँ, सवाल रखता हूँ कि जो इंटर्नशिप एक्ट है या अप्रेंटिसशिप एक्ट है, जो अप्रेंटिसशिप एक्ट है उसे बीएड में लागू करके उस शिक्षक को, उस विद्यार्थी को, जो बीएड का विद्यार्थी है, जो स्कूल में जाके प्रशिक्षण देगा 6 महीने का, उसके माध्यम से उसे शिक्षक क्यों नहीं बनाया जा सकता? अगर वो शिक्षक बनाया जा सकता है तो उस स्कूल को उतनी फैकल्टी रखने के नियम से छूट मिलेगी जो अप्रेंटिसशिप एक्ट कहता है। तो क्या उसको शामिल किया जा सकता है? नंबर क्रमांक 1। नंबर क्रमांक 2, क्या बीएड संचालित कर रहे संस्थानों को स्कूल के विद्यार्थियों को प्रवेश करने की अनुमति दी जा सकती है, जिससे कि वो अस्पताल और अस्पताल में पढ़ने वाले डॉक्टर का जो परिकल्पना भाई साहब ने रखी वो वहीं ही फलीभूत हो जाए। 100 बच्चा बीएड में पढ़ेगा अगर, तो वो इतनी क्लास से इतनी क्लास तक की इतने एडमिशन, इतनी क्लास से, तो उन्हें स्कूल के विद्यार्थियों की प्रवेश की अनुमति मिल सकती है क्या? इसकी कोई केंद्र योजना बना सकता है? माननीय कड़ू साहब, ये 2 सवाल आपके साथ। ये पहला जो सवाल है आपका, जैसे कनेक्टर जी ने भी, मुकुल जी ने भी कहा है कि कई सारे स्कूल्स एकत्रित जब तक नहीं होते तब तक यह नहीं होगा। मैं कहता हूं कि इसमें हो सकता है कि मेरे प्रेजेंटेशन में कुछ छूट गया हो, तो नए इस शिक्षा नीति में और एवं टीचर एजुकेशन में स्कूल कॉम्प्लेक्स की योजना बनाई है कि कई सारे स्कूल एकत्रित करके वहां पर इस प्रकार से उसका एक्चुअल टीचिंग एक्सपीरियंस दिया जाएगा। तो कई स्कूल तो अलग अलग प्रकार के होते हैं, वहाँ के विद्यार्थियों का स्टैंडर्ड भी अलग अलग रहता है, वहाँ का विद्यार्थियों के ग्रास्पिंग पावर, उसके बाद में उसका ये सब अलग अलग रहता है।
ताकि वह जो शिक्षक है, जो प्रशिक्षित शिक्षक है, वो सभी प्रकार के विद्यार्थियों के संपर्क में आए, सभी प्रकार के स्टैंडर्ड के विद्यार्थियों के संपर्क में आए, अलग अलग स्तर के विद्यार्थियों के संपर्क में आए, वहां पे कुछ सीखे और उनको अध्यापन नहीं तो जैसे सर ने कहा है, मुकुल जी ने कहा है, लर्निंग प्रोसेस को सहायता करेंगे, इस प्रकार की योजना उसमें दी हुई है। नाटिया सर, मैं एक सवाल आपसे लेना चाहूंगा। अब करूँ सर, लेकिन ये स्कूल के विद्यार्थियों की अगर अनुमति मिल जाएगी, अगर मुझे ऐसा लगता है तो स्कूल के अगर कुछ साइज की अनुमति मिल जाएगी तो बहुत बड़ा परिवर्तन होगा। हाँ, लेकिन अभी वैसे कोई प्रावधान उसमें नहीं है फिलहाल। हाँ, इसको हाँ, उसको करने की जरूरत बैठक है। के आउटकम के रूप में मैं भारतीय शिक्षण मंडल को प्रस्तुत करूंगा। भारतीय शिक्षण मंडल और नीति आयोग इसको, क्योंकि नीति आयोग भी हमारा पार्टनर है इस इवेंट में, जी जी जी, इसको ऐसा हम कर सके तो वो वास्तव की प्रयोगशाला धर्मी शिक्षक हम लोग उत्पन्न कर पाएंगे। नाटिया जी, एक सवाल है मेरे पास, ये सवाल मेरे को व्हाट्सएप से मिल रहे हैं मेरे साथियों से कि प्रोजेक्ट लर्निंग आर्ट्स में कैसे आ सकती है? जो लर्निंग आर्ट्स हो रही है में, वो आर्ट्स में कैसे आ सकती है? लर्निंग तो आर्ट अपने आप में ही आर्ट है। लर्निंग जो है वो अपने आप में ही एक आर्ट है, और वो साइंस में, आर्ट में, सब में आ सकती है। उसमें कैरिकुलम बनाते वक्त और सिलेबस बनाते वक्त जो है वो हमें ध्यान रखना पड़ेगा। और देखिए, टीचर तैयार करने के लिए जो अभी कड़ू सर ने या अपने मुकुल जी भाई साहब ने रखा है, वो बहुत जरूरी बात है। जो मैंने जिक्र किया था उसका जवाब भी मुकुल जी से मिल गया कि आप ऐसा टीचर तैयार करें जो समाज में प्रतिष्ठित हो सके। उसके लिए जरूरी है कि वो अच्छा शिक्षक हो, व्यवस्था को चेंज करने की हिम्मत रखता हो। तो इसलिए आर्ट में भी आराम से, चाहे कोई सब्जेक्ट हो, उसमें टीचिंग की जा सकती है, कोई दिक्कत उसकी नहीं होगी। कड़ू सर, एक सवाल और, उसके बाद मुकुल जी पैनल के सवालों को अटेंड करेंगे। कड़ू सर, एक सवाल हो जो मेरे पास व्हाट्सएप पे है कि इंजीनियरिंग अगर कोई विद्यार्थी स्नातक किसी और विषय में कर लेता है तो वो इंजीनियरिंग और मेडिकल में नहीं जा सकता। तो इसी तरीके से ये पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद में 1 वर्ष का बीएड पाठ्यक्रम तो ज्यादा ही कठिन हो जाएगा। इस तरीके के पाठ्यक्रमों की क्या आवश्यकता है? नहीं, ऐसा है कि टीचिंग जो है यह एक अलग से आर्ट है। जैसे मुकुल जी ने कहा है कि लर्निंग को सहायता करने वाला शिक्षक जो है वो टीचिंग में होता है। अभी जरूरी नहीं है, एक हो सकता है कि कोई प्राइमरी टीचर है, वो बहुत अच्छी तरह से स्किलफुली पढ़ाता है, उसी प्रकार का स्किलफुली शायद ही इंजीनियरिंग कॉलेज का कोई प्रोफेसर पढ़ाता होगा, क्योंकि यह एक कला है। जैसे नाटिया जी ने कहा है कि टीचिंग इज से आर्ट, और उसका एग्जीक्यूशन कैसे करना है ये उस पर इंडिविजुअल जो उसकी कैपेसिटीज है उस पर डिपेंड रहता है। इसीलिए कि कोई पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद में 1 साल का यदि उसको बीएड करना है या 1 साल का टीचर कोर्स यदि उसको करना है, तो वहां पर उसी प्रकार का ही करिकुलम रहेगा ताकि उसकी जो टीचिंग स्किल जो है वो डेवलप हो सके। सिर्फ उसको, क्योंकि उसको तो नॉलेज है सभी प्रकार का। अब सवाल ऐसा है कि उसका सिर्फ जो डेवलप करना है वो स्किल डेवलप करना है टीचिंग का, या सपोर्टिव लर्निंग स्किल उसके डेवलप करना है। उसके लिए उस प्रकार से उसका सिलेबस रहेगा, उसका करिकुलम रहेगा, यह रहना जरूरी है और उसके बारे में सोचना जरूरी है। धन्यवाद दादा। मेरा अनुरोध है आपसे कि पैनल में जो सवाल आए हैं वो आपने देख लिए होंगे। उन सवालों में से जो उत्तर देना चाहें, नाटिया सर, कड़ू सर, आपके नाम पे भी कुछ सवाल चैट में डले हुए हैं, अगर आप लोग उचित लगता है। माननीय मुकुल जी, मैंने पैनल वालों के उत्तर वहां पर लिख करके दे दिए सवालों पे, वो देख सकते हैं क्वेश्चन आंसर पैनल में। मैंने उसमें लिख दिए उत्तर। लास्ट वाला सवाल मेरे को समझ में नहीं आया, इसलिए रंजीत जी का एक उत्तर है, उसको मैं उत्तर दे रहा हूँ कि कॉम्पिटिटिव जो वर्ल्ड है उसके लिए तो आपको यूनिवर्सिटीज को पॉलिसी क्या करनी है, यूनिवर्सिटीज को तो अच्छे लोग बनाने की पॉलिसी बनानी चाहिए। युक्त करी विद्या होगी तो अर्थकरी अपने आप हो जाएगी। यदि विद्या योग्य व्यक्ति को बनाती है तो वह योग्य व्यक्ति खाली नहीं रहता। हमारे गुरुकुल में से निकलने वाले बालकों को कभी किसी प्रकार की कमी नहीं रहती दुनिया में। उनके लिए लोग लाइन लगा करके खड़े रहते हैं, मेरे को दे दो, मेरे को दे दो, क्योंकि उनके अंदर इतनी योग्यताएं विकसित हो जाती है सर्वांगीण व्यक्तित्व का विकास करने वाली,
कि उसके द्वारा ही वह अपने आप में समाज के अंदर अपना स्थान बना लेता है। इसलिए बहुत ज्यादा इस पर विचार करने की आवश्यकता नहीं। मैं इस सत्र में रिक्वेस्ट करूंगा कि समय हो गया है और आप जितने भी इसमें पार्टिसिपेंट्स हैं, इन पार्टिसिपेंट्स को फीडबैक की लिंक मैं भेज दूंगा। राजेश जी, मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा, मैं आपको दे दूंगा, आप इनको कृपया पहुंचाइएगा इनके कांटेक्ट नंबर तक। और मैं आपसे ये भी कह सकता हूँ कि माननीय जो पैनलिस्ट हैं उनमें से अगर आप किसी से संपर्क करना चाहते हैं तो भी आप हमारे को कम्युनिकेट करिए, उनके जो सेशंस होंगे वो भी हम आपको कम्युनिकेट करेंगे। मुकुल जी को अगर लाइव और देखना है आपको, व्हाट्सएप पे जाइए, फेसबुक पे जाइए, फेसबुक पे जाके टाइप कर दीजिए मुकुल जी, आपके मोबाइल की मेमोरी कम पड़ जाएगी। इतने इतने लोकप्रिय वक्ता है वो हम लोगों के बीच में। मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आप समय चूंकि सत्र का हो गया है, हमने सत्र को 10 मिनट पार कर लिया है, इसलिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं पैनलिस्ट को धन्यवाद देता हूँ। मैं दे ही नहीं सकता वैसे तो धन्यवाद, क्योंकि मेरे गुरु भी हैं उसमें, मार्गदर्शक भी हैं उसमें, गणु सर, नाटिया सर। मैं हमेशा सीखता रहता हूँ आपकी सादगी से, आपकी ज्ञान से, और मुकुल जी तो मेरे लिए गुरु हैं। तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपने आप को मेरे तक पहुंचाइएगा, मैं अपना पुनः इसमें कम्युनिकेट कर दूंगा। मैं आप सबको बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ। भैया अगर अनुमति हो तो सत्र समाप्त करें। जी जी जी, नमस्कार, प्रणाम, धन्यवाद। नमस्कार। थैंक यू, थैंक यू। नमस्कार।